जेनेटिक मटेरियल। तो अगर कभी आता है कि डीएनए जेनेटिक मटेरियल है, इसको प्रूव किसने किया, तो फ्रेडरिक ग्रिफ्थ आंसर। हमने ये चीज थोड़ा सा, इसका जो स्टार्टिंग पोर्शन है वो हमने कंप्लीट किया था मोनेरा में, जहाँ पे आपको मैंने ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ाया, वो भी देखेंगे। और उसके आगे का जो वर्जन है उस पे भी जाएंगे कि इसको बायोकेमिकली कैरेक्टराइज कैसे किया जाएगा, ये सारी बातें। सो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट से। ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट था, है ना, ये फर्स्ट एक्सपेरिमेंट है जो ये प्रूव करेगा कि डीएनए जेनेटिक मटेरियल होता है। क्या था एक्सपेरिमेंट? आपने नाम पढ़ा था, फ्रेडरिक ग्रिफ्थ। 1928। ये एक ब्रिटिश डॉक्टर थे। तो एक तो ये याद रखना है कि ये ब्रिटिश डॉक्टर थे, ये भी इम्पोर्टेंट है ना। जब मेंडल के लिए पूछा जा सकता है, पोनेट के लिए पूछा जा सकता है, तो कल को ग्रिफिथ के लिए भी आ सकता है। सिटीजनशिप भी याद रखिएगा कि ये ब्रिटिश डॉक्टर हैं। इन्होंने काम किया, वर्कड ऑन बैक्टीरिया। एक बैक्टीरियम लिया, एंड दैट बैक्टीरियम इज स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी। बैक्टीरिया क्या है? स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी। या नहीं है तो इसकी जगह डिप्लोकोकस ले सकते हैं। डिप्लो का मतलब टू, स्टेप्टो का मतलब चेन, कॉकस मतलब स्फेरिकल बैक्टीरिया है। सो निमोनिया कॉज करने वाले स्फेरिकल बैक्टीरिया। सो डिप्लोकोकस निमोनिया, इनका काम क्या है? दे कॉजिंग निमोनिया इन माइस। माइस में निमोनिया कॉज करने वाला बैक्टीरिया। आपने पढ़ा था, जब इस बैक्टीरिया को हम कल्चर करेंगे, जब इसे कल्चर प्लेट पे आप ग्रो करेंगे, तो यहाँ पे दो तरीके की कॉलोनी बनती है ना, आर स्ट्रेन, एस स्ट्रेन, ये सब आपको बना है। एक ऐसा पोर्शन है जो स्मूथ या शाइनिंग कॉलोनी बना, एक ऐसा स्ट्रेन है जो रफ कॉलोनी बना। जो स्मूथ या शाइनिंग कॉलोनी बनाते हैं, ये बेसिकली डिजीज कॉज करते हैं, दे आर वायरुलेंट, क्योंकि ये डिजीज कॉज करेंगे, पैथोजेनिक है। ये नॉन वायरुलेंट है, ये डेथ के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है, क्योंकि ये कोई डिजीज कॉज नहीं करते, नॉन पैथोजेनिक। ठीक है। ये शाइनिंग कॉलोनी क्यों बनाते हैं? क्योंकि ये कैप्सुलेटेड होते हैं, इन पे एक पॉलीसेकेराइड का कोट होगा, तो ये कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया है, कैप्सूल प्रेजेंट होगा। इनमें कैप्सूल नहीं है, तो ये नॉन कैप्सुलेटेड है। बैक्टीरिया का कैप्सूल किस चीज का बना होगा? केमिकल कंपोजिशन क्या होगा? पेप्टिडोग्लाइसिन। बेटा वो सेल वॉल होती है, कैप्सूल नहीं। कैप्सूल किसका बना होता है? भूल गए? सो ये आर और एस स्ट्रेन बन गए। कैप्सूल था ग्लाइकोकैलिक्स का। इवन आपकी बुक में जहाँ पे
सेल वाले चैप्टर में प्रोकैरियोटिक सेल का स्ट्रक्चर दिया है, पढ़ाया मैंने था, बट एक्चुअली वो सेल वाले चैप्टर में दिया है। तब भी वहां पे लिखा हुआ है कि जो आउटर मोस्ट कवरिंग है वो ग्लाइकोकैलिक्स की होती है, उसको कैप्सूल या स्लाइम लेयर बोलते हैं, थिक है या विस्कस जेली लाइक है, ये सब दिया है। तो ये दोनों बातें, एक ही बैक्टीरिया है, पर जब उसको कल्चर करेंगे तो आप मान लीजिए जैसे प्लांट में वैरायटीज होती हैं, वैसे ही माइक्रोब में स्ट्रेन होते हैं अलग अलग। तो एक स्ट्रेन ऐसा है जो कैसी कॉलोनी बना रहा है, स्मूथ या शाइनिंग कॉलोनी बना रहा है। क्यों? क्योंकि उसमें कैप्सूल प्रेजेंट है। यही ऐसा है जो डिजीज कॉज करेगा, और डिजीज कॉज करने से माइस की डेथ हो जाती है, तो वायरुलेंट भी है ये। दूसरा, जो रफ कॉलोनी बना रहा है, क्योंकि वहां कैप्सूल नहीं है, स्लाइम लेयर होगा इंस्टेड ऑफ दैट, वो नॉन वायरुलेंट है, डेथ नहीं होती क्योंकि कोई डिजीज ही नहीं होती, नॉन पैथोजेनिक है। इन्हीं को रेस्पेक्टिव नाम दे दिए गए, एस स्ट्रेन एंड आर स्ट्रेन। अब इन स्ट्रेन को लेके एक्सपेरिमेंट किए थे, वो आपने पढ़े थे कि अगर हम लाइव एस लें, एस मतलब स्ट्रेन है, इसको जब आप माइस में इंजेक्ट करोगे तो क्या होगा? अगर ये लाइव स्ट्रेन है तो मतलब ये लिविंग है, तो माइस में जब जाएगा तो डिजीज कॉज करेगा, डिजीज कॉज करेगा तो माइस की डेथ हो जाएगी, बिकॉज ये वायरुलेंट वाला है माइस टाइज। अगर आपने लाइव आर लिया और माइस को इंजेक्ट किया गया, तो इस केस में क्या होगा? सरवाइव करेगा, कोई डिजीज नहीं तो कोई डेथ नहीं, है ना, क्योंकि ये ए वायरुलेंट है, ऊपर लिखे हुआ है। फिर अगर आपने लाइव एस लिया, जिसको पहले हीट का ट्रीटमेंट दिया गया है, हीट का ट्रीटमेंट दोगे तो ये मर जाएगा, हीट किल्ड हो गया, एंड देन माइस में जब इंजेक्ट करोगे तो एस वाला जब मर गया है, तब तो वो डिवाइड भी नहीं कर सकता, कोई डिजीज भी कॉज नहीं करेगा, तो अगेन माइस यहाँ पे सरवाइव करेगा या माइस लिव करेगा। बट अगर लाइव एस को, जिसको हीट का ट्रीटमेंट देके मार दिया गया, अगर लाइव आर के साथ मिक्स करके माइस में इंजेक्ट किया जाए, तो यहां से माइस की डेथ हो जाती है। अगर इंडिविजुअली एक एक्सपेरिमेंट चौथा वाला किया होता, लाइव एस हीट इंजेक्टेड इनटू माइस, देन सरवाइव कर रहा है, लाइव आर इंजेक्टेड इनटू माइस, देन अगेन सरवाइव कर रहा है। पर जब इन दोनों को मिला के किया गया तो डेथ हो गई। और डेड बॉडी से क्या मिला? यहाँ पे जो डेड बॉडी होगी, जब ग्रिफिथ ने इसको एनालाइज किया, तो यहाँ डेड बॉडी से क्या मिला था? यहां से मिला था ए मिक्सचर ऑफ लाइव एस एंड लाइव आर स्ट्रीम। तो ये लाइव एस यहाँ कैसे आ गया? यहाँ तो एस को हीट किल्ड था ना, हीट का ट्रीटमेंट दोगे तो एस वाला तो मर जाना चाहिए, तो ये, लेकिन डेड बॉडी से जो मिला वो लाइव एस में। तो ग्रिफ्थ को बस ये समझ में नहीं आया था ये कैसे हुआ ना, उन्होंने इतना काम करके ही छोड़ दिया। इसको बोलते हैं ग्रिफ्थ इफेक्ट या ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल, ट्रांसफॉर्मेशन, ये सब इतना मैंने आपको वहां भी करा रखा। ठीक है, आगे चलते हैं, काम कर दूं? तो सर करो। सर टर्न कर लीजिए। अब इसको क्या कहते हैं? पॉसिबली, तो हम तो पहले पढ़ चुके हैं, इसको नाम दिया गया था ग्रिफ्थ इफेक्ट। ग्रिफ्थ इफेक्ट का मतलब ट्रांसफॉर्मेशन। और यहाँ पॉसिबली क्या हुआ होगा? पॉसिबली मतलब जो गैस किया गया, वो भी प्रूव नहीं किया ग्रिफ्थ ने, बट उन्होंने माना कि जो लाइव एस बन गए हैं डेड बॉडी में, वो कैसे बन गए? दे मे बी पॉसिबल बाय द रिकॉम्बिनेशन ऑफ लाइव आर एंड डेड एस।
एस वाले का जो डेड का डीएनए है वो लाइव आर अगर ले लेता है तो शायद इस तरीके से कोई लाइव एस इंडिविजुअल बन सकता है जिसकी वजह से डेथ हो गई। पॉसिबिलिटी के हिसाब से ग्रिफ्थ इफेक्ट दिया गया था ना, फॉर्मेशन ऑफ लाइव एस इज ओनली पॉसिबल बाय कैसे पॉसिबल हुआ है? बाय रिकॉम्बिनेशन फ्रॉम live R that picks up the trait of virulence from dead, मतलब हीट किल्ड, जिसको हीट का ट्रीटमेंट देके मार गया, एस हिस्ट्री, मतलब जिसको मार दिया गया था हीट का ट्रीटमेंट देके, उसका जो वायरुलेंस का कैरेक्टर है वो शायद लाइव आर ने पिक कर लिया। और जब लाइव आर के पास वायरुलेंट का कैरेक्टर आ जाएगा, मतलब डीएनए या जीन आ जाएगा, तो इट मीन्स कि लाइव आर भी लाइव एस में चेंज हो जाएगा, ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। तो ट्रांसफॉर्म होने का मतलब है स्टेटस बदलना। तो लाइव एस था, डिजीज कॉज हो रही थी, हीट का ट्रीटमेंट दिया, डेड हो गया। पर जब डेड होगा, बैक्टीरिया को हीट का ट्रीटमेंट दोगे तो बैक्टीरिया के फ्रैगमेंट्स बन जाएंगे, बैक्टीरिया की सेल टूट जाती है ना, सारा साइटोप्लाज्म बिखर गया, सारा डीएनए अलग टूट गया, फ्रैगमेंट्स में प्रोटीन डिस्ट्रॉय हो गई, डीनेचर हो गई, कार्बोहाइड्रेट लिपिड सब खत्म हो गए। तो अब एक मिक्सचर बन गया जिसमें बेसिकली बायोमॉलिक्यूल्स हैं, कोई निमोकॉकस बैक्टीरिया की सेल नहीं है, अब केवल एक बायोकेमिकल कंपोजिशन। अब इस कंपोजिशन में जब आपने लाइव आर को मिलाया तो पॉसिबली ये माना गया कि लाइव आर ने उस कंपोजिशन से, उस ए बायोटिक मीडियम से, क्योंकि जब डेड बैक्टीरिया होगा तो वो उसमें लाइफ नहीं है, तो वो ए बायोटिक हो गया, तो उस ए बायोटिक मीडियम से उस वायरुलेंस वाले कैरेक्टर को पिक कर लिया। और जब कैरेक्टर वायरुलेंस का आर में चला गया तो अब वो क्या कहलाएगा, उसका स्टेटस बदल जाएगा, वो ट्रांसफॉर्म हो गया और वहां से बन गया लाइव एस। एक बार लाइव एस बन गया तो डिजीज होगी और माइस की डेथ हो ही जाएगी। अब इस बात को जो यहाँ पे लिखा है कि पॉसिबली ये हुआ है, ये कैसे प्रूव किया जाएगा? इसको प्रूव किसी और ने किया है ना, इसको बोलते हैं बायोकेमिकल कैरेक्टराइजेशन ऑफ ग्रिफ्थ एक्सपेरिमेंट। ये तीन साइंटिस्ट हैं, एवरी, मैक्लियोड एंड मैककार्टी, उन्होंने इसको फर्दर कंक्लूड किया आगे। लेकिन कभी अगर आता है कि डिस्कवरी किसने की, तो ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट के हिसाब से ग्रिफिथ का ही नाम आएगा। डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल फर्स्ट प्रूवन बाय, तो ग्रिफ्थ आंसर होगा। अगर ये आता है कि बायोकेमिकल कैरेक्टराइजेशन फॉर दैट इज गिवन बाय, तो फिर उन तीनों के नाम आएंगे जो आप अभी लिखेंगे, एवरी, मैक्लियोड एंड मैककार्ट। सो अब यहाँ पे क्या आएगा, जो ग्रिफ्थ का एक्सपेरिमेंट है उसका बायोकेमिकल कैरेक्टराइजेशन ऑफ ग्रिफ्थ्स ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। अब ये बायोकेमिकल कैरेक्टराइजेशन किसने किया? दिस इज डन बाय थ्री साइंटिस्ट हैं, एवरी, मैक्लियोड एंड मैककार्टी। ये 1933 से लेके 44 तक 10 सालों में ये कंक्लूड हुआ बाय एवरी, मैक्लियोड एंड मैककार्टी कि जो ग्रिफ्थ कह रहे हैं वो बात प्रूव की जा सकती है एक्सपेरिमेंटली। ये इस चीज के लिए कि आर वाला जो था वो एस वाले में चेंज कैसे हो। इट जस्ट लाइक पैथोलॉजिकल टेस्ट, जैसे मॉडर्न डेज में अभी आजकल हम लोग अपना ब्लड सैंपल देते हैं, ब्लड सैंपल देने के बाद जब वो पैथोलॉजी की लैब में जाता है तो वहां पे सबसे पहले क्या होता है कि उस ब्लड में से सारी सेल्स अलग की जाती है, एक तरफ आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स एंड ऑल, और एक तरफ रह जाता है उसके नीचे का पोर्शन, दैट इज प्लाज्मा। अब प्लाज्मा से क्या टेस्ट करना है वो चीज अलग, और जो सेल से टेस्ट करनी है वो अलग।
वो हमने अलग अलग कंपोजिशन कर लिए। फिर प्लाज्मा में भी अलग टाइप की चीजें हैं, उसमें लिपिड्स भी हैं, प्रोटीन्स भी हैं, तो उन सबका अलग अलग टेस्टिंग करना है। सेल से अगर कोई टेस्ट करना है तो ऐसे यहाँ पे भी किया गया कि जो डेड माइस में मिक्सचर प्रेजेंट था, उस मिक्सचर से क्या किया गया, बैक्टीरिया को निकाला गया। फिर सारे ही बैक्टीरिया को तोड़ दिया गया, मतलब उनको मार दिया गया। उनकी बॉडी से अलग अलग केमिकल्स निकाल लिए गए। केमिकल्स में 4 मेन केमिकल्स तो होते ही, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, लिपिड्स, न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड भी दो होते हैं, डीएनए, आरएनए। तो इन सारे प्रोपोर्शंस को अलग अलग कर लिया गया। फिर एक एक चीज पे स्टडी किया गया और ये देखा गया कि कौन ऐसा है जो डिजीज कॉज करने के लिए, वायरुलेंस के कैरेक्टर को हैंडल करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। एक्चुअली जो वायरुलेंस का कैरेक्टर है वो है किसमें? अगर वो एस स्ट्रेन में था तो एस स्ट्रेन के कौन सा केमिकल कंपाउंड है जो वायरुलेंस का कैरेक्टर को कैरी करता है, और उस बात को फिर जस्टिफाई कैसे किया गया। लाइक ये डेड माइस है, इस डेड माइस में आपको पता है कि यहाँ से हमें क्या मिला, एक मिक्सचर मिला है, लाइव आर एंड लाइव एस स्ट्रेन्स। अब इसका क्या किया जाएगा, यहाँ पे इसका फ्रैक्सिनेशन करोगे, सारी सेल्स को तोड़िए। फ्रैक्सिनेशन के बाद इनको केमिकली सेपरेट करिए, केमिकल सेपरेशन ऑफ प्यूरिफाइड, सब प्यूरिफाइड करने बायोकेमिकल्स जो भी इन बैक्टीरिया की बॉडी में है। तो जब आप अलग अलग बायोकेमिकल्स को प्यूरिफाई कर लेंगे तो आपको अलग अलग सैंपल्स मिल जाएंगे। अगेन जब कोई साइंटिस्ट काम करते हैं तो उन्हें पता तो होता ही है कि वो क्या सोच रहे हैं और क्या प्रूव करना है ना, बिना इलॉजिकल बात तो होगी नहीं। तो अगर ये भी कहा जाए, जैसा एविडेंसेस भी ऑलरेडी पहले से थे ही, तो अगर ये कहा जाए कि कार्बोहाइड्रेट पे वर्क करके देखते हैं कि क्या वो ट्रांसफॉर्मेशन कॉज करेंगे, तो बेकार की बात। कार्बोहाइड्रेट तो एनर्जी सोर्स होते हैं, लिपिड फूड स्टोर फॉर्म ऑफ एनर्जी कहलाता है। इन दोनों में ही ना तो कोई रेप्लिकेशन होता है, ना ही कोई एक्सप्रेशन होता है। अब रेप्लिकेशन किस में होता है? न्यूक्लिक एसिड में। ऑलरेडी एविडेंस हमारे पास है, पिछली क्लास में आपने लिखा, इन लोगों के पास थे कि भाई पहले से न्यूक्लिक एसिड में रेप्लिकेशन होता है, ये हम बात जानते हैं। हालांकि रेप्लिकेशन और एक्सप्रेशन दोनों किस में होते हैं? वो प्रोटीन में होते हैं। प्रोटीन रेप्लिकेट नहीं कर सकती बट एक्सप्रेस कर सकती है। तो जो प्रोबेबिलिटी बनती है वो इसी बात की बनती है कि वायरुलेंस का कैरेक्टर दो कंपाउंड्स के पास हो सकता है, न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन्स के पास। न्यूक्लिक एसिड भी दो होते हैं, डीएनए, आरएनए। तो बेसिकली 3 सैंपल लेने हैं, एक में टोटल प्रोटीन, इन सारी सेल्स में जितनी प्रोटीन है वो, टोटल डीएनए, टोटल आरएनए। कार्बोहाइड्रेट और लिपिड्स पे कोई काम नहीं किया, जरूरत नहीं लगी, इन्होंने किया। तो इन्होंने यहाँ से सैंपल कलेक्ट कर लिए, जैसे यहाँ पे आपको क्या मिल गया, यहाँ पे सैंपल्स मिल गए। इन सैंपल्स में बेसिकली क्या है, 3 चीजें हैं, प्रोटीन्स हैं, टोटल डीएनए है, टोटल आरएनए। ये सैंपल हो गए। अब क्या करना है, इनको इनके रेस्पेक्टिव एंजाइम्स के कॉम्बिनेशन से ट्रीट करना। अब मान लीजिए आपने क्या किया, 3 टेस्ट ट्यूब ले ली, इसमें समझाने के लिए बता रहा हूँ कि एक ये ले लिया, एक ये, एक ये 3 टेस्ट ट्यूब है ना, इनमें सैंपल है। अब इसमें क्या है, ये जो सैंपल है वो तीनों में, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें। अब जो पहली टेस्ट ट्यूब है, यहाँ पे क्या करना है, हमें इसमें से 3 में से केवल एक चीज रखनी है, 2 हटानी है। हटाएंगे कैसे? आप इनके एंजाइम्स के साथ ट्रीट कर दीजिए। प्रोटीन्स को ट्रीट करने के लिए प्रोटीएज, डीएनए को ट्रीट करने के लिए डीएनएज, आरएनए को ट्रीट करने के लिए आरएनएज, है ना, न्यूक्लियस जैसे लिखते हो तो डीएनए आरएनए के लिए अलग। तो जब आप पहली वाली टेस्ट ट्यूब को क्या करेंगे, प्रोटीएज और डीएनए के साथ ट्रीट करेंगे, तो इसमें जितना भी प्रोटीन और डीएनए होगा वो खत्म हो गया, अब केवल आरएनए बचा। दूसरी टेस्ट ट्यूब में आपने क्या किया है, दूसरी में आपने जो है वो डीएनए ले लिया, डीएनएज एंजाइम है और इसके साथ आरएनएज है, तो इसमें डीएनए और आरएनए डाइजेस्ट हो गए, बचेंगे केवल प्रोटीन्स। तीसरे में आप क्या करोगे, तीसरे में आप आरएनएज ले लीजिए, तो आरएनए डाइजेस्ट हो जाएगा, और प्रोटीएज ले लीजिए तो प्रोटीन डाइजेस्ट हो जाएगा, बचेगा क्या, केवल डीएनए। तो जब आप
तीन में से दो चीजों को बाय यूजिंग एंजाइम डाइजेस्ट कर दोगे और उसके बाद आपको क्या करना है, माइस में इंजेक्ट करना है ना, इंजेक्टेड इनटू माइस। तो जब आप माइस में इंजेक्ट अलग अलग करेंगे, अलग अलग जब आप इन माइस में इनको इंजेक्ट करेंगे, तो फिर आपको ये देखना है कि अब माइस में डेथ कहाँ होगी। ये टेस्ट ट्यूब ए है, ये टेस्ट ट्यूब बी और ये टेस्ट ट्यूब सी। तो आपको ये नोटिस करना है कि अब अगर माइस में डेथ होती है तो ए वाले से होगी, बी वाले से होगी या सी वाले से। जब आप ए वाले से करोगे तो क्या होगा, डेथ होगी। बताओ, अगर ऐसा कोई क्वेश्चन ही आ जाता आपसे तो आंसर क्या करते, इनमें से किस केस में। सर क्वेश्चन ये है क्वेश्चन कि हमारे रिपीट करो। पास तीन सैंपल्स हैं, तीन सैंपल्स में मैंने दो दो एंजाइम डाल के इनको ट्रीट किया और फिर इन तीनों को इंडिविजुअली अलग अलग, इसको माइस में इंजेक्ट किया, इसको माइस में इंजेक्ट किया, इसको माइस में इंजेक्ट किया। देन इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस ए बी सी माइस विल सर्वाइव या माइस विल डाई, जो क्वेश्चन बनाना चाहो। सी में डाई कर जाए। यस सर, सी में डाई करेगा। सी में डेथ होगी है ना। इसमें क्या है, प्रोटीएज और डीएनए से ट्रीट करोगे तो आरएनए बचेगा केवल, और आरएनए तो हमें पता है, आजकल तो हमें पता ही है ना कि आरएनए जेनेटिक मटेरियल नहीं होता है ना। यहाँ डीएनए आरएनए डाइजेस्ट हो गए तो केवल प्रोटीन बचा, तो प्रोटीन तो जेनेटिक मटेरियल नहीं होता, प्रोटीन से तो डिजीज कॉज होगी नहीं। यहाँ पे आरएनए और प्रोटीन डाइजेस्ट हो गया तो केवल डीएनए बचा, और डीएनए ट्रांसफॉर्मेशन करता है, डीएनए जेनेटिक मटेरियल होता है, डीएनए लाइव आर को लाइव एस में चेंज कर सकता है। तो ऑफ कोर्स यहाँ पे सी वाला जो केस है वहां से डेथ हो जाएगी। तो यहाँ से ये प्रूव किया जाए, अब क्योंकि यहाँ पे कोई और चीज तो है ही नहीं ना। अगर यहाँ से इंजेक्ट करने के बाद, एक तो केस ये था कि भाई लाइव आर और डेड एस वाले हैं, दोनों को मिक्स करके माइस में दिया गया, डेथ हो गई। तो बेसिक चीज ये आई कि जब एस वाला डेड हो गया है और केवल लाइव आर है तो डेथ क्यों हो रही है, एस वाला तो मर चुका है और आर वाला डेथ कॉज करता नहीं। तो फिर ये बात आई कि एस वाला जब मरा होगा तो उसकी बॉडी के जो कंपोनेंट्स हैं वो तो सारे प्रेजेंट है ना। मे बी कि पूरे बैक्टीरिया में डिजीज कॉज करने की एबिलिटी ना हो, उनके जो कंपोनेंट्स हैं, जो बायोकेमिकल कंपाउंड्स हैं, उनमें ये एबिलिटी हो कि वो वायरुलेंस आर को दे सकें और आर वाला एस वाले में चेंज हो सके। इसी चीज को आइडिया लेके एवेरी मैक्लियोड मैककार्टी ने अपना काम किया। उन्होंने एक्सपेरिमेंट भी करके देखा, अलग अलग करके देखा। अब तो केवल एक ही चीज है ना, एक टेस्ट ट्यूब में केवल प्रोटीन है, एक टेस्ट ट्यूब में केवल आरएनए है, एक टेस्ट ट्यूब में केवल डीएनए। और जब आप केवल प्रोटीन को मान लीजिए इंजेक्ट कर रहे हो माइस में, माइस को कुछ नहीं हो रहा, इसका मतलब प्रोटीन तो जेनेटिक मटेरियल नहीं हो सकता। इसी तरीके से अगर हम केवल आरएनए को माइस में इंजेक्ट कर रहे हैं, एस वाले के आरएनए को, तब भी कोई चेंज नहीं होगा, इसका मतलब आरएनए भी जेनेटिक मटेरियल नहीं हो सकता। फिर ये बात आ गई कि एस डीएनए को केवल अगर हम इंजेक्ट कर रहे हैं तो माइस की डेथ हो रही है, तो यहाँ से कंफर्म हो गया कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल होता है। ये इस तरीके से आइडिया लगाए। ए वाले केस में क्या होगा, टेस्ट ट्यूब ए में माइस सर्वाइव, आप चाहे तो नीचे लिख लीजिए, टेस्ट ट्यूब बी में भी माइस सर्वाइव करेगा। जो टेस्ट ट्यूब सी है वहां पे माइस की डेथ हो। इसका कंक्लूजन क्या है, इसका कंक्लूजन ये है कि प्रोटीएज और आरएनएस वो ट्रांसफॉर्मेशन को अफेक्ट नहीं करते। ट्रांसफॉर्मिंग सब्सटेंस प्रोटीन या आरएनए नहीं होता है ना। अगर हम ए और बी की बात करें तो इसका मतलब यहाँ पे क्या है कि जो ट्रांसफॉर्मिंग सब्सटेंस है, ट्रांसफॉर्मिंग सब्सटेंस इज नॉट प्रोटीन और आरएनए, है क्या, इस केस से आएगा कि डीएनए इज द ट्रांसफॉर्मिंग सब्सटेंस। ट्रांसफॉर्मिंग सब्सटेंस डीएनए, यहां से कंक्लूड किया गया, कंक्लूजन दिया गया कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल, डीएनए इज द
जेनेटिक मटेरियल। सो डीएनए जेनेटिक मटेरियल है, इस बात को आप यहां से प्रूव करें। So this was the first experiment. कंप्लीट। अब इतना करने के बाद भी साइंटिस्ट हैं, नहीं सेटिस्फैक्शन हुआ। कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्होंने ये कहा कि एवरी मैक्लियोड मैककार्टी ने क्योंकि कार्बोहाइड्रेट लिपिड को छोड़ दिया, ये मान के कि वो होते नहीं है, आप ये श्योर तो नहीं हो सकते कि वो नहीं ही होंगे, है ना। साइंस इज नॉट ऑल अबाउट पॉसिबिलिटीज। तो अगर हम सारी पॉसिबिलिटी को चेक कर रहे थे तो कार्बोहाइड्रेट और लिपिड को क्यों छोड़ दिया। और फिर ऐसा भी क्या है कि बैक्टीरिया में क्या इन चार के अलावा कोई पांचवा कंपोनेंट नहीं हो सकता। मे बी हमने ये मान के चला कि किसी सेल के अंदर ये चार मेन कंपोनेंट हैं, 4 मैक्रोमोलिक्यूल हैं, जो प्रोबेबली किसी करेक्टर के लिए एबिलिटी को कैरी कर रहे हैं। वायरुलेंस जैसे करेक्टर है तो वायरुलेंस के ट्रेट को कैरी कर रहे हैं। तो इन चार में से हमने मान लिया कि भाई डीएनए आरएनए प्रोटीन पे काम कर लेते हैं, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट लिपिड तो ये काम करेंगे नहीं। तो जो आपने मान लिया उसकी भी पॉसिबिलिटी हो सकती थी, आपको एटलीस्ट चेक करना चाहिए था। दूसरी चीज, कोई और कंपाउंड्स भी हो सकते हैं न्यूमोकॉकल बैक्टीरिया में जो डेथ कॉज करते हो। श्योरिटी तो कुछ नहीं है, 100% तो कुछ भी नहीं है। तो फिर इसी बात को फिर एक और एक्सपेरिमेंट से कंफर्म किया गया, क्योंकि जब डिसएडवांटेज आती है ना तो फिर आदमी उस तरीके से सोचता है। तो जब एवरी मैक्ली और मैककार्टी के एक्सपेरिमेंट में भी ऑब्जेक्शंस आ गए, तो फिर आने वाले जो साइंटिस्ट थे उन्होंने उस चीज को एंगल से भी सोच के देखा कि हम कोई ऐसी चीज लेते हैं जिसमें कोई तीसरी चीज हो ही ना, केवल डीएनए और प्रोटीन हो, या केवल आरएनए और प्रोटीन हो, या केवल डीएनए और आरएनए हो, क्योंकि अल्टीमेटली इन तीन में से ही है। 99.9999% तो ये प्रूव हो ही गया। केवल जो 0.0001% वाली बात है उसको कंफर्म करना है। तो कोई ऐसा एक्सपेरिमेंट किया जाए जिसमें प्रोटीन डीएनए आरएनए के अलावा कोई और चीज हो ही ना। अब ये कहाँ मिलेगा, तो उसके लिए फिर वायरसेस पे गए, क्योंकि वायरस भी आप पढ़ चुके हैं, मैंने पढ़ा दिया आपको पहले से ही। तो वायरस में भी आपने पढ़ा है कि वायरस में तो केवल दो ही चीजें होती हैं। वायरस न्यूक्लियो प्रोटीन पार्टिकल्स कहलाते हैं। तो वायरस में न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन के अलावा कुछ नहीं होता, है ना। और न्यूक्लिक एसिड में भी आपने लिखा था इधर डीएनए और आरएनए नेवर बोथ। तो दोनों डीएनए और आरएनए भी एक साथ नहीं होते। यानी कोई भी वायरस लोगे तो चांस केवल ये है कि या तो डीएनए और प्रोटीन का कॉम्बिनेशन आएगा या आरएनए और प्रोटीन का कॉम्बिनेशन आएगा। क्योंकि डीएनए जेनेटिक मटेरियल है, ये बात प्रूव हो ही चुकी है, इसलिए डीएनए को तो लेना ही लेना है। तो डीएनए और प्रोटीन का जो कॉम्बिनेशन है वो वायरस को लेके काम स्टार्ट कर दिया है। यहाँ से आ गया बैक्टीरियोफेज के वर्क। बैक्टीरियोफेज एक ऐसा वायरस है जिसका जेनेटिक मटेरियल डीएनए होता है और बाहर प्रोटीन का एक कोट होता है कैप्सिड। बैक्टीरियोफेज का स्ट्रक्चर आपने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में पढ़ा है। तो उसी बैक्टीरियोफेज को लेके फिर काम किया गया हार्शे एंड चेज ने 1952 में। और बाद में 52 में वर्क किया और 69 में जाके जो हार्शे और चेज में से जो हार्शे हैं उनको नोबेल प्राइज दिया गया फॉर द डिस्कवरी ऑफ दिस पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट, जो 100% प्रूवन है डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल। सो अनदर एक्सपेरिमेंट, जो सेकंड एक्सपेरिमेंट आप पढ़ेंगे वो है बैक्टीरियोफेज पे। बैक्टीरियोफेज मल्टीप्लिकेशन एक्सपेरिमेंट। ये किया था हार्शे एंड चेज ने। नाइनटीन 52।
अब इसमें खास बात क्या है, बैक्टीरियोफेज कौन, इससे काफी क्वेश्चन है ना, बैक्टीरियोफेज वाले से आपको काफी क्वेश्चंस मिलेंगे। तो हम अगर बैक्टीरियोफेज पे जाएं, तो जो बैक्टीरियोफेज, क्योंकि बैक्टीरियोफेज काफी है, आपने लैम्डा बैक्टीरियोफेज अभी रिसेंटली चैप्टर के स्टार्ट में पढ़ा, 5 into 174 भी एक तरीके का बैक्टीरियोफेज ही है। ऐसे ही टी बैक्टीरियोफेज, जैसे लैम्डा बैक्टीरियोफेज होता है वैसे टी बैक्टीरियोफेज होता है। फिर टी में भी अलग अलग है, T2 है, T3 है, T4 है, T6 है, तो डिफरेंट टाइप के बैक्टीरियोफेज है। इन्होंने कौन सा लिया, दैट इज T2 बैक्टीरियोफेज, टाइप 2, ये वायरस के नॉमेनक्लेचर में आता है। तो बैक्टीरियोफेज कौन सा लिया है, T2 बैक्टीरियोफेज। ये बैक्टीरियोफेज क्या करता है, ये होस्ट पे ग्रो करेगा, ग्रोइंग ऑन ई कोलाई। होस्ट क्या है इसका, बैक्टीरिया, बैक्टीरिया इज ई कोलाई। अब बैक्टीरिया क्यों लिया, क्योंकि आप बैक्टीरियोफेज यानी किसी भी वायरस पे काम करेंगे तो आपने पढ़ा है कि वायरस तो एबायोटिक मीडियम में सरवाइव करता नहीं है, वायरस तो किसी होस्ट की बॉडी के अंदर ही लिविंग होता है, उसके अलावा तो वो नॉन लिविंग है। तो वायरस का जो स्टेटस है ऑर्गेनिज्म का या लिविंग होने का, वो होस्ट के अंदर ही आएगा, तो बिना होस्ट के आप काम नहीं कर सकते। तो वायरस के साथ साथ आपको उसका होस्ट यानी बैक्टीरिया भी लेना पड़ेगा। तो इन्होंने T2 बैक्टीरियोफेज पे काम किया, जिसको इन्होंने ई कोलाई पे ग्रो करा। अब T2 बैक्टीरियोफेज में क्या होगा, इसमें दो ही कंपोनेंट हैं। अगर देखा जाए इस T2 बैक्टीरियोफेज में, तो यहाँ केवल दो चीजें हैं, एक है इसका प्रोटीन कोट कैप्सिड, और एक आएगा इसका जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल क्या है, डीएनए। डीएनए कैसा होगा, डबल स्टैंडर्ड सिंगल स्टैंडर्ड। T2 बैक्टीरियोफेज में डीएनए कैसा होता है, डबल स्टैंडर्ड, डबल स्टैंडर्ड। डबल डबल स्टैंडर्ड। डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है, तो डबल स्टैंडर्ड डीएनए वाला केस होता है। अब देखो, जो टेक्निक यूज की वो रेडियो एक्टिविटी थी। रेडियो एक्टिविटी, इसके लिए जो रेडियो आइसोटोप्स लिए गए, वो था सल्फर और फास्फोरस का। सल्फर का रेडियो आइसोटोप का क्या है, S35। सल्फर नॉर्मली 32 होता है, तो S35 लोगे तो रेडियो एक्टिव सल्फर हो जाएगा। P30 होता है, बट P का जो 32 है वो उसका रेडियो आइसोटोप है, तो P32 लिया। तो S35 और P32, ये दो रेडियो आइसोटोप लिए। अब इनको लेके काम करना स्टार्ट किया। अब किससे किसको लेबल करोगे, दो ही चीजें हैं, डीएनए और प्रोटीन, कोई तीसरी चीज वायरस में नहीं है। तो अगर हम आगे कुछ भी स्टडी करने वाले हैं तो आंसर इन दो में से एक आएगा, एंड देयर इज नो कंफ्यूजन कि कोई तीसरा भी ऑप्शन बन सकता है, बिकॉज तीसरा कोई कंपोनेंट T2 बैक्टीरियोफेज में है ही नहीं। अब डीएनए में यूनिक क्या है, डीएनए और प्रोटीन में जो डिफरेंस आएगा इन टर्म्स ऑफ मॉलिक्यूलर बेसिस, मतलब अगर हम उसको केमिकल बेसिस पे डीएनए और प्रोटीन में लें, तो उनमें डिफरेंस किस चीज का आएगा, इन दो एलिमेंट्स का आएगा, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। ये जो चार एटम्स हैं वो तो डीएनए में भी हैं और प्रोटीन्स में भी है, CHON। डीएनए में N आएगा बिकॉज ऑफ नाइट्रोजनस बेस, उनमें अमीन ग्रुप है, और प्रोटीन्स तो होती ही हैं, उनमें अमाइनो एसिड है, तो अमीन ग्रुप में नाइट्रोजन आएगी ही आएगी। लेकिन डीएनए में फास्फोरस आएगा बिकॉज ऑफ फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड, और फास्फोरस प्रोटीन में नहीं होता है ना। और प्रोटीन में आएगा सल्फर, जो डीएनए में नहीं होता। प्रोटीन में सल्फर क्यों आया, बताओ, प्रोटीन में सल्फर कहाँ पे आएगा और क्यों आएगा, वाई एंड वेयर।
सल्फर इज प्रेजेंट इन प्रोटीन? अगर यही होता सर क्वेश्चन। सर हाँ 2 बेटा। अमीनो एसिड में होता है ना, हाँ, अगर मिथेनाइन एंड क्वेश्चन, सिस्टीन। हाँ, मीथेनिन एंड सिस्टीन अमाइनो एसिड सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड, और सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड है, और बिना इनके तो प्रोटीन बनने से रही, क्योंकि प्रोटीन 20 नेचुरली अकरिंग अमाइनो एसिड से बनती है, तो इसलिए प्रोटीन में सल्फर आएगा ही आएगा, और सल्फर डीएनए में नहीं होता। इसी तरीके से फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड बनाओगे तो फॉस्फेट डीएनए में आएगा ही आएगा, बिना फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड के डीएनए नहीं बन सकता। तो आप कह सकते हो कि डीएनए के लिए जो यूनिक एटम आएगा वो हो गया फास्फोरस, और प्रोटीन के लिए जो यूनिक हो गया वो हो गया सल्फर। दैट्स व्हाई इन्होंने ये दो कंपोनेंट लिए, और ये दोनों कंपोनेंट अपने रेडियो एक्टिव स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। तो एक्सपेरिमेंट करने से पहले भी सोचा गया कि हम कौन सी ऐसी चीज लें, क्या आइडिया लेके एक्सपेरिमेंट करें। अब बात ये आती है कि नॉर्मली जो बैक्टीरियोफेज होते हैं, नेचर से अगर आप बैक्टीरियोफेज को लोगे तो उनमें तो सल्फर 32 होगी और फास्फोरस 30 होगी। मतलब जो प्रोटीन है उसमें सल्फर मिलेगी 32 और फास्फोरस जो डीएनए में मिलेगी वो 30। तो हम रेडियो एक्टिव फेज कैसे बनाएंगे, हम किसी फेज में रेडियो एक्टिविटी कैसे देंगे? तो पहले तो ये करना है कि रेडियो एक्टिव फेज बनाने, फेज मतलब बैक्टीरिया फेज, एक ऐसे वायरस के पार्टिकल्स बनाने हैं जिनमें ऑलरेडी रेडियो एक्टिविटी हो, और फिर उनको यूज करके एक्सपेरिमेंट को पूरा। मैं पीछे पेज पे लेके चलता हूँ कि पहले फेज पार्टिकल कैसे बनाओगे, फिर एक्सपेरिमेंट कैसे। अब हमें रेडियो एक्टिव फेज बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? लाइक हमने ये एक छोटा सा कल्चर प्लेट लिया जिसमें हमने ई कोलाई को ग्रो कराया, क्योंकि बिना ई कोलाई के फेज पे कोई काम नहीं हो सकता। वायरस ए बायोटिक मीडियम में मल्टीप्लाई या सरवाइव नहीं करेगा, ये वायरस का कैरेक्टर है। तो ये ई कोलाई है जिसमें हमने क्या किया है, इसको ऐसे मीडियम में ग्रो कराया जिसमें रेडियो एक्टिव है ना, रेडियो एक्टिविटी प्रेजेंट है। तो यहाँ पे रेडियो एक्टिव है S35, और ये कहा जाएगा? इन प्रोटीन, ये प्रोटीन्स में चले। ये हमारा क्या है? कल्चर मीडियम है, जिस मीडियम में आप बैक्टीरिया को ग्रो कर रहे हैं उस कल्चर मीडियम में जो सल्फर का सोर्स होगा, कल्चर मीडियम जैसे आपने टिश्यू कल्चर भी पढ़ा है, ऐसे माइक्रोबियल कल्चर होता है। तो कल्चर मीडियम में जब आप सल्फर वाला सॉल्ट देंगे तो वो सल्फर वाले सॉल्ट में जो सल्फर है वो आपको नॉर्मल ना लेके रेडियो एक्टिव सल्फर लेनी है। तो आपने कल्चर मीडियम में रेडियो एक्टिव सल्फर ले ली। अब इस सल्फर को यूज करके जब ई कोलाई मल्टीप्लाई करेगा तो ई कोलाई की प्रोटीन में जो सल्फर जाएगी वो कौन सी जाएगी? S35। तो ई कोलाई आपका कैसा बन गया, यानी होस्ट कैसा बन गया? S35। ऐसे ही अब दूसरा आपको एक कल्चर लेना है, एक दूसरा कल्चर प्लेट लेना है। ये इस कल्चर प्लेट में भी आप ई कोलाई को ग्रो करा रहे हैं, तो अगेन ई कोलाई ही है। अब यहाँ पे आपको क्या लेना है? एक कल्चर मीडियम ये भी है जिसमें आपको रेडियो एक्टिव फास्फोरस लेनी है, और P32 कहाँ जाएगा? ये जाएगा इन डीएनए, ई कोलाई के डीएनए में, या ई जितना भी जाएगा तो ई कोलाई के डीएनए में जो फास्फोरस जाएगी वो अब कौन सी जाएगी? जो कल्चर मीडियम में होगी वही तो ई कोलाई लेगा। तो ई कोलाई के डीएनए में क्या पहुंच गया? P32 पहुंच गया। तो पहले तो हमने होस्ट प्रिपेयर किए, ई कोलाई को ऐसा बनाया जिसमें रेडियो एक्टिव सल्फर या रेडियो एक्टिव फास्फोरस आ जाए। आप 3-4 दिन के लिए छोड़ दीजिए तो बनने वाले जितने भी ई कोलाई होंगे उन सबकी प्रोटीन में S35 पहुंच जाएगा और उन सबके डीएनए में P32 पहुंच जाएगा। क्लियर? तो एक नॉर्मल ई कोलाई से हमने रेडियो एक्टिव ई कोलाई बना ली, ये पहला काम हो गया। अब क्या करना है? अब इन पे आपको फेज का इन्फेक्शन करना है, अब इन पे बैक्टीरियोफेज लेके आना है, क्योंकि बैक्टीरियोफेज ई कोलाई पे ग्रो करता है। तो ऐसे ई कोलाई को क्या करना है? इनको इन्फेक्ट करना है, इन्फेक्टेड विद T2 फेज। बैक्टीरियोफेज की जगह में सिर्फ फेज लिखते हैं।
तो अब T2 बैक्टीरियोफेज से इन्फेक्ट करा दो। जब T2 बैक्टीरियोफेज इन पे आप दोगे तो आपको क्या मिलेगा, कुछ जनरेशन के बाद ऐसे फेस पार्टिकल मिलेंगे दोनों जगह से, ऐसे बैक्टीरियोफेज मिलेंगे जिसके एक के डीएनए नॉर्मल है, ये डीएनए है बैक्टीरिया का, क्योंकि यहाँ डीएनए में तो कोई चेंज नहीं किया गया, तो डीएनए में फास्फोरस कैसी होगी 30, लेकिन इसका जो प्रोटीन कोट है कैप्सिड, इसमें सल्फर कैसी आएगी, जो ई कोलाई में है वो फेज में भी जाएगी, क्योंकि फेज जो न्यूट्रिशन लेगा वो ई कोलाई से लेगा, फेज ई कोलाई पे डिपेंड करता है इस चीज के लिए, तो एस क्या जाएगा 35। तो एक ऐसा फेज आ गया जिसका प्रोटीन कोट, ये बाहर क्या होता है कैप्सिड होता है, अंदर क्या होता है जेनेटिक मटेरियल, फेज का स्ट्रक्चर तो आप पढ़ ही चुके हो, तो ये S35 प्रोटीन कोट हो गया यानी कैप्सिड हो गया। यहाँ पे केस क्या है, यहाँ पे इसका जो प्रोटीन कोट है वो नॉर्मल होगा, उसका डीएनए जो है, ये डीएनए है, अब ये डीएनए में रेडियो एक्टिविटी है तो डीएनए कैसा होगा P32 होगा, क्योंकि ई कोलाई के डीएनए से वायरस का डीएनए बनेगा, लेकिन प्रोटीन कोट नॉर्मल होगी, तो यहाँ पे जो कैप्सिड है वो कैप्सिड नॉर्मल होगा। कैप्सिड में सल्फर होती है और सल्फर का नॉर्मल सॉल्ट क्या है, नॉर्मल आइसोटोप क्या होगा 32। तो हमारे पास ऐसे फेज बन गए जिसमें एक का प्रोटीन कोट रेडियो लेबल्ड है ये, और एक का डीएनए रेडियो लेबल्ड है ये। यहां तक क्लियर है, क्योंकि ये सब आपके बुक में बना के नहीं दिखाया गया, स्टेटमेंट में लिखा है। हमारा पहला कंसर्न ये था कि हम जिन फेस पार्टिकल को लेके एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं वो खुद कैसे बनेंगे, तो उनको बनाने में आपको ये काम करना, और एक बार ये रेडियो एक्टिव फेज आ गए, अब इनको आपको नॉर्मल इकोलाई पे ग्रो करना है। नॉर्मल इकोलाई मतलब बिल्कुल नॉर्मल, उसमें ना कोई रेडियो एक्टिव S35 है, ना ही उसको कोई रेडियो एक्टिव P32 पे, बिल्कुल नॉर्मल S32 P30, तो वो नॉर्मल कल्चर मीडियम। अब इन दोनों को आप क्या करोगे, दे ग्रो ऑन नॉर्मल कल्चर मीडियम। नॉर्मल कल्चर मीडियम का मतलब है हैविंग ई कोलाई, इस कल्चर मीडियम में ई कोलाई, और नॉर्मल का मतलब है P30 लेना है और S32 लेना है। ऐसा कल्चर मीडियम जिसमें फास्फोरस का सॉल्ट भी नॉर्मल है, सल्फर का सॉल्ट भी नॉर्मल है, ऐसे कल्चर मीडियम में ई कोलाई को ग्रो करा के आपको इन फेज को लेके काम करना। अब जैसे ही आप ग्रो कराओगे, इसके आगे का डायग्राम आपका छोटा सा बुक में बना हुआ है, 3 स्टेज में काम होता है। पहला, ये जो फेज है वो नॉर्मल ई कोलाई को हिट करेंगे, टारगेट करेंगे, इन्फेक्ट करेंगे, उसके बाद हम उन दोनों को अलग अलग करेंगे, ब्लेंडिंग दी हुई है आपकी बुक में, फिर आप सेंट्रीफ्यूगेशन करके रेडियो एक्टिविटी का मेजरमेंट करो, एंड देन फाइनली कंक्लूजन। इसको अगर डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करें तो अब यहाँ से एक्सपेरिमेंट आप कह सकते हैं कि जो बुक में बना है फिगर वो ले सकते हैं। हमारे पास एक ई कोलाई है, लाइक ये ई कोलाई है, दिस इज ई कोलाई। अब इस ई कोलाई पे मान लीजिए कोई बैक्टीरियोफेज आके डिजीज कॉज कर रहा है, इन्फेक्ट कर रहा है। अब ये बैक्टीरियोफेज हमें लेना है, इसका डीएनए ये, तो इस बैक्टीरियोफेज में रेडियो एक्टिविटी कहाँ पे है, इसके कैप्सिड में, तो ये S35 वाला, और इसके अंदर जो डीएनए होगा वो नॉर्मल होगा P30। ऐसे यहाँ पे एक दूसरा ई कोलाई है, इस पे ये बैक्टीरियोफेज आके हिट करेगा, तो इस बैक्टीरियोफेज में जो डीएनए है वो P32 है, और जो इसका सल्फर है वो S35, S32। इसको आपके बुक में नाम दिया है इस स्टेज को इन्फेक्शन। आपने बैक्टीरिया को, नॉर्मल बैक्टीरिया, नॉर्मल ई कोलाई को इन्फेक्ट करा दिया, एक में रेडियो एक्टिव प्रोटीन है डीएनए नॉर्मल, एक में डीएनए रेडियो एक्टिव है इसकी प्रोटीन नॉर्मल। ये सल्फर जो लिखा है वायरस की प्रोटीन के लिए लिखा।
अब क्या करना है, इसके बाद इन्फेक्शन हो जाएगा तो हमें पता है, हम पहले से जानते हैं कि केवल डीएनए बैक्टीरिया के अंदर एंटर करता है, प्रोटीन कोड बाहर छोड़। तो आने वाली सिचुएशन क्या होगी, आने वाली सिचुएशन अगर ये है, ये इकोलाई है, तो इकोलाई में बाहर प्रोटीन कोड छूट जाएगा, खाली है, इसका जो डीएनए है वो अंदर आ गया। तो ये तो हो गया हमारा P30 नॉर्मल डीएनए, बट इसका प्रोटीन कोड अभी भी S35 वाला। ऐसे यहाँ पे ये सेकंड स्टेज है, इसमें ये प्रोटीन कोड बाहर छूट गया और डीएनए जो है वो अंदर आ। तो अब इस केस में क्या है कि जो डीएनए है वो रेडियो लेवल्ड है P32 और इसका जो प्रोटीन कोड है वो नॉर्मल है S30। इस स्टेज से हम इस स्टेज पे आ गए। अब इस स्टेज के बाद हम क्या करेंगे, ब्लेंडिंग करेंगे। हम थोड़ा सा घुमाएंगे, हम इन वायरसेस को लेके, मतलब पूरा बैक्टीरिया वायरस का कल्चर लेके, छोटे छोटे, जितनी बड़ी, मतलब 1 या 2 मिलीमीटर के साइज की छोटी सी टेस्ट ट्यूब होती है, उसको क्यूबेट कहते हैं। तो माइक्रोबायोलॉजी का जो सेंट्रीफ्यूगेशन होता है वो बहुत छोटा, जितना बड़ा फोन होता है ना, इतना बड़ा। हम उसमें लेके क्या करेंगे, इसे ब्लेंड करेंगे, ब्लेंडिंग करेंगे, फिर आप उसको बाई मास सेटल डाउन करेंगे। तो हमें सेंट्रीफ्यूगेशन करना होगा। क्या इससे, इससे ये जो खाली शेल है, जो अभी वायरस के, ये जो बैक्टीरिया के साथ खाली शेल, यानी जो खाली वायरस का जो प्रोटीन कोड जो जुड़ा हुआ है, वो यहाँ से डिटैच हो जाए। बस इतना काम करना है, सेल नहीं टूटनी है, बैक्टीरिया को नहीं तोड़ना, केवल इस एम्प्टी शेल को इस होस्ट यानी इकोलाई से अलग करना, और फिर दोनों को सेंट्रीफ्यूगेट करके मेजरमेंट करना। तो यहाँ बुक में आएगा ब्लेंडिंग, और ब्लेंडिंग के बाद हम करेंगे सेंट्रीफ्यूगेशन। तो जब आप ब्लेंडिंग के साथ सेंट्रीफ्यूगेशन करेंगे तो आपको मिलेगा क्या, आपको ये दोनों चीजें अलग अलग हो जाएंगी। तो मान लीजिए यहाँ से एक टेस्ट ट्यूब है, एक यहाँ से टेस्ट ट्यूब है छोटी सी। जब आप इसको ब्लेंड करके सेंट्रीफ्यूगेट करेंगे तो जो हैवी चीज होगी वो नीचे सेटल डाउन होगी, और जो हल्का होगा वो आपको ऊपर मिलेगा। तो जो ऊपर मिलता है वो क्या कहलाता है, सुपरनेटेंट। जो नीचे आता है वो क्या कहलाता है, पैलेट। सेम हियर, जो ऊपर है वो सुपरनेटेंट है, जो नीचे वो पैलेट है। अब इसमें होगा क्या, जब आप यहां से इसको ब्लेंड करके सेंट्रीफ्यूज करोगे तो हैवी क्या होगा, हैवी होगा ई कोलाई, और ई कोलाई के अंदर फेज डीएनए। तो ये वाला जो कंपोनेंट है, ई कोलाई प्लस फेज डीएनए, ये आपको कहाँ मिलेगा, पैलेट में मिलेगा। और जो ये हल्का है, यानी केवल प्रोटीन का, भाई ये केवल प्रोटीन है तो प्रोटीन का मास निकल के आएगा। इस पूरी सेल के अंदर तो बहुत कुछ है, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, फैट, न्यूक्लिक एसिड, विटामिन, मिनरल्स, बहुत कुछ है, और फेस का डीएनए भी है। तो ये हैवी होगा, ये हैवी होगा तो नीचे आएगा, और ये हल्का है तो ये ऊपर रह जाएगा। तो इस केस में टेस्ट ट्यूब में आप जब रेडियो एक्टिविटी का मेजरमेंट करोगे तो रेडियो एक्टिविटी कहाँ मिलेगी, ऑफ कोर्स S35 कहाँ मिलेगा, सुपरनेटेंट में। तो यहाँ पे आएगा S35, और P32 का, P30 कहाँ मिलेगा आपको, ये पैलेट में मिलेगा। पर अगर ये वाला केस है तो यहाँ पे जब आप करोगे तो अगेन हैवी तो यही मास है, हैवी मास है तो आपको रेडियो एक्टिविटी कहाँ मिलेगी, P32 कहाँ मिलेगा, पैलेट में, और सुपरनेटेंट में क्या मिलेगा आपको, नॉर्मल सल्फर S32। तो यहां से क्या आएगा, यहां से जब रेडियो एक्टिविटी का मेजरमेंट होगा तो सुपरनेटेंट शोज रेडियो एक्टिविटी, और यहाँ पे क्या आएगा, पैलेट शोज रेडियो एक्टिविटी। सर ये लास्ट स्टेप रिपीट कर। बेटे जब ये ऐसा था, एक हैवी सा बैक्टीरिया है जिसके ऊपर वायरस का केवल शेल, जो शेल है ऊपर का एम्प्टी शेल, इसको
हार्शियनचेज ने नाम दिया था घोस्ट पार्टिकल। घोस्ट मतलब खाली है, इनका डीएनए तो निकल गया, डीएनए निकल के तो बैक्टीरिया में चला गया, केवल ये प्रोटीन के शेल बचे हुए। बट क्योंकि इस वाले केस में हमने प्रोटीन को रेडियो लेबल्ड किया था, इसलिए हमें रेडियो एक्टिविटी यहाँ मिलेगी। इस वाले में डीएनए को रेडियो लेबल्ड किया था, तो हमें ये डीएनए यहाँ मिलेगा, यहाँ रेडियो एक्टिविटी नहीं मिलेगी। इस आइडिया को करके कैसे देखोगे? इसके लिए आपको यहाँ से सैंपल कलेक्ट करना है दोनों कल्चर मीडियम से, और उसको छोटे से एक मिक्सर होता है, जैसे हमारे घर में मिक्सी होती है वैसा एक मिक्सर ग्राइंडर है, उसमें हमने डाल के हल्का सा ब्लेंड किया, तो ये दोनों अलग अलग हो जाएंगे। उसके बाद सेंट्रीफ्यूगेशन करना है। सेंट्रीफ्यूगेशन एक टेक्निक है जिससे आप मास के बेस पे कंपोनेंट्स को अलग अलग करते हैं। अगर मास मतलब हैवी या लाइट इस बेस पे का, तो जब आप इनको ब्लेंड करने के बाद सेंट्रीफ्यूगेशन में ले जाओगे, तो जो हैवी चीज होगी वो नीचे यानी पैलेट में आएगी, जो हल्की चीज होगी लो मास का जो ऑब्जेक्ट होगा वो सुपरनेटेंट में आएगी। ऐसे यहाँ भी जो हैवी है वो नीचे जाएगा और जो लो है वो ऊपर। अब इस केस में हैवी क्या है? इकोलाई तो पूरा का पूरा है, इकोलाई का मास तो डेफिनेटली बैक्टीरियोफेज से ज्यादा ही होगा, और इकोलाई के अंदर फेज का डीएनए भी है, तो मास ज्यादा ही आएगा। इस सब का मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा आएगा, इसका मॉलिक्यूलर वेट कम आएगा। तो ये जो हैवी वाला हिस्सा है वो पैलेट में मिला, और जो ये घोस्ट वाला है वो आपको सुपरनेट। अब यहाँ से जब रेडियो एक्टिविटी को दोनों जगह मेजर किया गया, तो रेडियो एक्टिविटी कहाँ मिलेगी? यहाँ, यानी कि घोस्ट पार्टिकल हल्का है वो कहाँ रह जाएगा? सुपरनेटेंट में। ऐसे इस टेस्ट ट्यूब से जब आप रेडियो एक्टिविटी को मेजर करोगे, तो क्योंकि डीएनए इकोलाई के अंदर है, तो इसका मतलब P32 कहाँ मिलेगा आपको? इस पैलेट के अंदर मिलेगा, और ये एम्प्टी शेल है जिसमें कोई रेडियो एक्टिविटी नहीं है, तो सुपरनेटेंट में आपको कोई रेडियो एक्टिविटी नहीं मिलेगी। यहाँ पे पैलेट के अंदर रेडियो एक्टिविटी है, यहाँ पे सुपरनेटेंट में रेडियो एक्टिविटी। इतना आपकी बुक में दे रखा है। अब है एक्चुअली इसके आगे भी एक्सपेरिमेंट, क्योंकि यहां से तो केवल हमें यह समझ में आया कि रेडियो एक्टिविटी किस सेक्शन में है, सुपरनेटेंट में या पैलेट में। इससे ये कहाँ प्रूव हो रहा है कि ये जेनेटिक मटेरियल है ना? अगर आप लोग मुझसे ये क्वेश्चन करते कि सर रेडियो एक्टिविटी कहाँ आई, वो पता चल गया, लेकिन इससे ये तो नहीं प्रूव हो रहा ना कि डीएनए जेनेटिक मटेरियल है। डीएनए अगर इसके अंदर चला गया तो इसका मतलब ये तो ना कि डीएनए जेनेटिक मटेरियल है। डीएनए जेनेटिक मटेरियल कैसा प्रूव होगा? इसके आगे भी एक्सपेरिमेंट है। इसके आगे एक्सपेरिमेंट हमें पढ़ना नहीं है, लेकिन एक लाइन में आप समझ सकते हो कि मान लीजिए इस टेस्ट ट्यूब में दो चीजें हैं, आप क्या करोगे? अब फिर से ई कोलाई की एक कल्चर मीडियम वाली प्लेट ले लीजिए, उसमें केवल सुपरनेटेंट डाल दीजिए। अगर आप ई कोलाई के ऊपर केवल सुपरनेटेंट डालोगे, तो क्या वहां पे फेस पार्टिकल बनेंगे? नहीं बनेंगे, क्योंकि इसमें डीएनए तो है ही नहीं, आप तो केवल प्रोटीन है, और प्रोटीन तो रेप्लिकेट नहीं करता ना। प्रोटीन का अगर रेप्लिकेशन होता तो नए फेस पार्टिकल बनते। आपने ये डाल दिया, कोई रेप्लिकेशन नहीं होता। लेकिन जब आप पैलेट को डालोगे, तो क्या फेस पार्टिकल बनेंगे? ऑफ कोर्स बनेंगे, क्योंकि पैलेट के अंदर डीएनए है, और डीएनए रेप्लिकेट करके अपने जैसे नए बैक्टीरियोफेज बना सकता है। तो जब नए बैक्टीरियोफेज बनेंगे, तो उसके हिसाब से ये बात आएगी। ऐसे यहां से अगर आपने कहा कि मैं पैलेट ये सुपरनेटेंट को डालूं, तो उसमें फेस पार्टिकल बनेंगे? नहीं बनेंगे। लेकिन पैलेट को अगर आप डालोगे नए इकोलाई पे, तो फेस पार्टिकल बनेंगे? बिल्कुल बनेंगे। जहां डीएनए होगा वहीं से नए फेस पार्टिकल बन सकते हैं। म्यूट है सर। इस तरीके से जो है वो ये एक्सपेरिमेंट कंक्लूड किया। ठीक है, और फॉर द डिस्कवरी ऑफ दिस पर्टिकुलर कॉज, एक लाइन लिख लीजिए। हो गया, पेज हटा दूं?
डन बेटा? यस सर। ठीक है, मैं बैक में लिख दे रहा हूँ लाइन जो आप कंक्लूड करके लेके आओगे, वो ये हाशिया में जो कंक्लूजन आएगा वो ये कि ओनली फेज डीएनए, जो बैक्टीरियोफेज का डीएनए है, वर्क एज जेनेटिक मटेरियल। फेज का जो कैप्सिड है ना, उससे नए बैक्टीरियोफेज नहीं बन सकते, लेकिन फेज का जो डीएनए बैक्टीरिया के अंदर है, उससे नए फेज पार्टिकल बन सकते हैं। और केवल दो ही चीजें थी, उसमें से एक से नए बन रहे हैं, दूसरे से नहीं बन रहे, तो इसका मतलब जिससे बन रहे हैं वो जेनेटिक मटेरियल। एंड इन दिस केस डीएनए से नए फेस पार्टिकल बनते हैं, इसका मतलब डीएनए जेनेटिक मटेरियल है। और फॉर दिस वर्क, इसमें से सिर्फ हार्शे उस टाइम पे थे, was awarded Nobel Prize. For this work 1969. So these are the two experiments जिनसे हम ये प्रूव कर सकते हैं कि डीएनए जेनेटिक मटेरियल है ना। फर्स्ट एक्सपेरिमेंट जो प्रूव करता है तो आंसर आएगा ग्रिफ्थ ट्रांसफॉर्मिंग या ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट। उसका बायोकेमिकल कैरेक्टराइजेशन किसने किया, तो आंसर आप देंगे एवरी मैक्लियोड मैककार्ट। और अगर आपसे कहा जाए कि अनएक्सेप्शनल प्रूफ, तो फिर बैक्टीरियोफेज मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि इस बात में कोई एक्सेप्शन नहीं रह गया कि डीएनए जेनेटिक मटेरियल। अब हमें कुछ मान लीजिए एविडेंस हमें कभी मिले थे अपनी स्टडीज के टाइम पे, जिनको हमने एक्सपेरिमेंटली दो एक्सपेरिमेंट से प्रूव कर लिया कि डीएनए जेनेटिक मटेरियल। धीरे धीरे पैरेलल साइंस आ रही है एवोल्यूशन की, क्योंकि डार्विन की थ्योरी तो आज भी स्टडी लोग कर ही रहे हैं, एवोल्यूशन इज एवर ऑन गोइंग प्रोसेस। तो एक ये बात आ गई कि नेचर ने जब डीएनए और आरएनए दोनों बन गए, तो मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म ने डीएनए को ही क्यों चूज किया, क्योंकि इवोल्यूशन में जो केमिकल थ्योरी है, ओपेरन का कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा होगा, केमिकल इवोल्यूशन जो कहलाता है, उसके हिसाब से अर्थ पे पहले आरएनए बना, डीएनए बाद में बना। पढ़ा है आपने ये चीज? यस और नो? फर्स्ट Yes, sir. कंपाउंड जो अर्थ पे आया वो आरएनए था, आउट ऑफ टू हम बात कर रहे हैं। जेनेटिक यस मटेरियल सर। में डीएनए आरएनए में आरएनए पहले बना, फिर आरएनए से डीएनए बना। तो अगर कंपाउंड आरएनए पहले बना था, तो फिर नेचर ने डीएनए को मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म में एज ए जेनेटिक मटेरियल क्यों एक्सेप्ट किया, आरएनए को क्यों नहीं किया? तो उसके बारे में हमें बेसिकली नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ना। एंड द हेडिंग इज जो एनसीईआरटी में दिए, प्रॉपर्टीज ऑफ जेनेटिक मटेरियल। ना जेनेटिक मटेरियल की क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। अब हम केवल डीएनए आरएनए की बात, कि डीएनए और आरएनए में से कोई एक पे काम क्यों नेचर ने किया, नेचर ने डीएनए को ओवर आरएनए क्यों चूज किया, ऑल्दो आरएनए वाज द फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल व्हिच अपीयर ऑन द अर्थ। उस टॉपिक पे आते हैं, इसको समझने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट इज प्रॉपर्टीज ऑफ जेनेटिक मटेरियल, डीएनए वर्सेस आरएनए करके पढ़। प्रॉपर्टीज ऑफ जेनेटिक मटेरियल, वैसे तो हमने पढ़ा हुआ है कि किसी भी जेनेटिक मटेरियल में दो बेसिक प्रॉपर्टी होती है, रेप्लिकेशन एंड एक्सप्रेशन। और इस बेस पे ये डीएनए आरएनए में भी है और प्रोटीन में भी बात की है। बट अभी केवल बात है डीएनए वर्सेस आरएनए। दिस इज ऑल अबाउट डीएनए वर्सेस आरएनए। अभी हम प्रोटीन को नहीं ले रहे, क्योंकि प्रोटीन जेनेटिक मटेरियल नहीं है, हमने ऑलरेडी एक्सपेरिमेंट से प्रूव कर। प्रोटीन कहीं पे जेनेटिक मटेरियल होता है या कहीं भी नहीं होता? किस केस में आपने पढ़ा है कि प्रोटीन भी जेनेटिक मटेरियल होता है? कहीं पढ़ा है या नहीं पढ़ा?
बताओ। प्रोटीन एक्ट एज ए जेनेटिक मटेरियल। इंफेक्शियस प्रोटीन पार्टिकल्स कहीं पढ़े थे? बोलो, भूल गए सब क्या? वायरस में प्रोटीन नहीं होता। सर वायरस। जेनेटिक मटेरियल तो बिल्कुल नहीं होता है। तो अभी आपने 5 मिनट हुए कंप्लीट किए। इंफेक्शियस प्रोटीन पार्टिकल्स को क्या कहते हैं? prions, Surprise. प्रियॉन्स आपने पढ़े हैं जो इंफेक्शियस प्रोटीन पार्टिकल्स हैं। प्रियॉन्स के केस में प्रोटीन इज द जेनेटिक मटेरियल, बट वो एक्सेप्शन है, मतलब बहुत ही रेयर। और वैसे भी वो पार्टिकल है, ऑर्गेनिज्म नहीं है ना। जैसे कल आप लोग किसी क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे थे तो मैंने लिख दिया था कि बैक्टीरियोफेज भी कौन सा ऑर्गेनिज्म। तो डेफिनेटली वायरॉइड या प्रियॉन्स ऑर्गेनिज्म तो बिल्कुल नहीं है। बट स्टिल इन केस ऑफ प्रियॉन, क्योंकि वहां पे प्रोटीन के अलावा कोई चीज है ही नहीं और प्रियॉन मल्टीप्लाई भी करता है। अब जब एक ही चीज है और वो अपना नंबर बढ़ा रहा है तो डेफिनेटली किसी ना किसी तरीके से तो बढ़ा रहा होगा। हालांकि हम आज भी नहीं जानते कि प्रोटीन से प्रोटीन कैसे बना रहे हैं वो, बट बन रहे हैं। तो एक वो केस छोड़ दिया जाए तो उसके अलावा कहीं पे भी आप प्रोटीन एज ए जेनेटिक मटेरियल बात अप्लाई नहीं करते। डीएनए आरएनए, तो उसमें भी आरएनए एज ए जेनेटिक मटेरियल केवल वायरस में पड़ता। आरएनए वाले जो वायरस हैं उनमें रेट्रोवायरसेस। बाकी डीएनए एज ए जेनेटिक मटेरियल वायरस में भी है, और आर्की बैक्टीरिया से होमोसेपियंस तक तो कोई डाउट ही नहीं है। सारे ऑर्गेनिज्म में डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल होता है। तो अब क्यों नेचर ने डीएनए को एक्सेप्ट किया, इस चीज पे हम फोकस करते हैं। 4 पॉइंट्स हैं जिन्हें हमें डिस्कस करना है डीएनए वर्सेस आरएनए में, और उससे हम कंक्लूड कर पाएंगे कि व्हाई डीएनए इज सुपीरियर ओवर आरएनए इन टर्म्स ऑफ बीइंग जेनेटिक मटेरियल। फर्स्ट पॉइंट क्या था? पहला पॉइंट ये है कि डीएनए रेप्लिकेट कर सकता है। मतलब कोई भी जेनेटिक मटेरियल अगर आप लें, डीएनए आरएनए, तो उसमें रेप्लिकेशन होना चाहिए। फर्स्ट पॉइंट क्या है? शुड बी एबल टू रेप्लिकेट। और रेप्लिकेशन क्यों होता है? वो डीएनए में भी रेप्लिकेशन होता है, आरएनए में भी होता है ना। आप ये कॉलम अपने हिसाब से बना लीजिएगा, एक टेबल के जैसे हम डिस्कस करते हैं तो आपको समझ में आ जाए। तो अगर कोई जेनेटिक मटेरियल है तो उसमें रेप्लिकेशन होना चाहिए। और रेप्लिकेशन क्यों होता है? जैसे आपने डीएनए के स्ट्रक्चर में पढ़ा, ड्यू टू बेस पेयरिंग एंड कॉम्प्लीमेंटरिटी रूल। न्यूक्लिक एसिड के स्ट्रक्चर में या डीएनए आरएनए के स्ट्रक्चर में आपने पढ़ा है कि ए के सामने टी या यू डीएनए आरएनए के लिए, जी के सामने सी। ये रूल है, इसे आप बेस पेयरिंग कॉम्प्लीमेंटरिटी रूल कहते हैं, यही आएगा। तो डीएनए और आरएनए में क्योंकि कॉम्प्लीमेंटरिटी बेस पेयरिंग रूल अप्लाई होता है, इसलिए डीएनए से डीएनए या आरएनए से आरएनए बन सकता है, यानी दोनों ही रेप्लिकेशन कर सकते हैं। तो अगर रेप्लिकेशन इज द क्राइटेरिया तो दोनों ही जेनेटिक मटेरियल हो सकते हैं। नेचर दोनों को बराबर पे रखेगी क्योंकि दोनों ही रेप्लिकेट करते हैं। दूसरा कैरेक्टर, रेप्लिकेशन के बाद दूसरी चीज क्या थी? एक्सप्रेशन वाली बात थी कि एक्सप्रेस करना चाहिए। तो डीएनए और आरएनए दोनों एक्सप्रेस करते हैं। सेकंड पॉइंट क्या है? शुड बी एबल टू एक्सप्रेस इटसेल्फ। जेनेटिक मटेरियल शुड बी एबल टू एक्सप्रेस इटसेल्फ। और कैसे एक्सप्रेशन होता है? इन द फॉर्म ऑफ मेंडेलियन कैरेक्टर, जो जेनेटिक्स में आपने पढ़ा। जैसे मेंडेलियन कैरेक्टर्स का इनहेरिटेंस पढ़ा, डोमिनेंस, रिसेसिवनेस, क्रोमोसोम्स, है ना। तो मेंडेलियन कैरेक्टर्स की फॉर्म में एक्सप्रेस करना चाहिए। अब इंपॉर्टेंट ये है कि डीएनए की अगर हम बात करेंगे तो डीएनए तो डायरेक्टली एक्सप्रेस कर देता है ना। इस पॉइंट को लोगे तो दोनों बराबर है। इस पॉइंट को लोगे तो डीएनए में क्या खास बात है कि डीएनए
जब एक्सप्रेस करेगा तो डीएनए कैसे करता है, डीएनए पहले क्या बनाता है, एमआरएनए, मैसेंजर आरएनए, और फिर आरएनए से क्या बनता है, प्रोटीन्स, यानी एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन हमेशा प्रोटीन्स की फॉर्म में होता है, आपको बता तो दिया ही है मैंने। आरएनए क्या करेगा, आरएनए डायरेक्टली प्रोटीन बना लेता है, लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि बनाए, ना कि कैसे बनाए। यहाँ पे ये लिखा है शुड बी एबल टू एक्सप्रेस, या ये नहीं लिखा कि शुड बी एबल टू एक्सप्रेस डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, क्योंकि डीएनए एक्सप्रेस तो करेगा बट इनडायरेक्ट वे में। इट डिपेंडेंट ऑन एमआरएनए फॉर द एक्सप्रेशन ऑफ मेंडेलियन कैरेक्टर। हालांकि आरएनए डायरेक्टली एक्सप्रेस कर लेता है इन टर्म्स ऑफ मेंडेलियन कैरेक्टर, लेकिन एक्सप्रेस दोनों कर लेते हैं। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सप्रेशन तो दोनों में है, लेकिन डीएनए इनडायरेक्ट वे में करेगा, आरएनए डायरेक्ट वे में करेगा। तो सेकेंड पॉइंट के हिसाब से भी आप कह सकते हैं कि दोनों बराबर हुए, डीएनए आरएनए दोनों में ये बात आ जाएगी। तीसरे पॉइंट पे आते हैं। इवोल्यूशन में बहुत सारे चेंजेस हुए, अर्थ में भी बहुत सारे चेंजेस हुए, मास चेंजेस हुए हैं, मीजोजोइक, पैलियोजोइक, सीनोजोइक, अलग अलग पीरियड, एरा। अब खूब जियोलॉजिकल टाइम स्केल भी आपने पढ़ी है, जिसमें डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिज्म आए, बहुत सारे डिसअपियर हो गए। जियोग्राफिकल चेंजेस भी अर्थ में काफी कुछ हुए, वॉल्केनिक इरप्शंस हुए ओशियन टेरेस्ट्रियल को लेके। इन सब चीजों में जो प्रॉपर्टीज, फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज जो थी, उन सब से डीएनए या आरएनए में क्या फर्क पड़ा, उस पे आते हैं। एक ऐसा हमें जेनेटिक मटेरियल चाहिए जो केमिकली और स्ट्रक्चरली स्टेबल हो। ऐसा ना हो कि बार बार उसमें रिएक्शंस होती रहे। अल्टीमेटली तो डीएनए आरएनए केमिकल कंपाउंड ही तो है। डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, दिस इज राइबोन्यूक्लिक एसिड। अगर न्यूक्लिक एसिड है तो उस हिसाब से जो प्रॉपर्टी होनी चाहिए फास्फोरस ग्रुप की, या शुगर में जो अल्कोहल आ रहा है OH, उसके हिसाब से जो रिएक्शंस होनी चाहिए, वो रिएक्शंस तो वो करेगा ही करेगा। लेकिन हम चाहते हैं कि स्टेबल कंपाउंड हो, अगर ज्यादा रिएक्टिव होगा तो अनस्टेबिलिटी है। उस चीज पे बात आती है। थर्ड पॉइंट क्या है, शुड बी केमिकली एंड स्ट्रक्चरली स्टेबल। जो भी आप जेनेटिक मटेरियल ले रहे हैं, नेचर जिस चीज को भी जेनेटिक मटेरियल सोच रही है, वो केमिकली और स्ट्रक्चरली स्टेबल होना चाहिए। अब इसमें क्या क्या पॉइंट्स आप डिस्कस कर सकते हो, कैसे पता चलेगा कि डीएनए ज्यादा स्टेबल है या आरएनए ज्यादा स्टेबल। पहले आते हैं, सबसे पहले बात करते हैं हीट की। अगर हीट का ट्रीटमेंट दे दिया जाए, हीट का ट्रीटमेंट दोगे तो थर्मो टेम्परेचर के लिए स्टेबिलिटी की बात करें तो डीएनए या आरएनए में कौन ज्यादा स्टेबल है इन टर्म्स ऑफ हीट ट्रीटमेंट, बताइए। स्टेबिलिटी ज्यादा किसमें आएगी, अगर डीएनए को गर्म डीएनए। कर दें या आरएनए को हम हीट का ट्रीटमेंट दें, तो दोनों स्टेबल हैं या कोई एक है। इस केस में डीएनए ज्यादा स्टेबल है, आरएनए नहीं है। इसको प्रूव कैसे किया, जैसे ट्रांसफॉर्मेशन में आपने अभी किया या ग्रिफ्थ ने किया था, कि हीट किल्ड करने के बाद भी डीएनए टूट गया, डीएनए के फ्रैगमेंट्स हो गए, फिर भी उन डीएनए के फ्रैगमेंट्स में इतनी पावर है कि वो वायरुलेंस के कैरेक्टर को कैरी करके आर वाले को एस वाले में चेंज कर सकते हैं। तो यानी हीट का ट्रीटमेंट देने पे भी डीएनए पे कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन बाद में एक्सपेरिमेंट से देखा गया आरएनए पे फर्क पड़ता है। अगर हीट का ट्रीटमेंट दे दोगे तो आरएनए डिस्ट्रॉय हो जाएगा, डीएनए डिस्ट्रॉय नहीं होगा। और ये डिपेंड करता है इनकी प्योर केमिस्ट्री पे। जैसे केमिस्ट्री में आप पढ़ते हैं शुगर, फॉस्फेट और नाइट्रोजनस बेस, उनके केमिकल स्ट्रक्चर और उनकी ऑर्गेनिक मैकेनिज्म पे। तो हीट का स्टेबिलिटी अगर आप चेक करोगे तो डीएनए इज मोर स्टेबल देन आरएनए। दूसरा एक्सपेरिमेंट जो हीट स्टेबिलिटी को प्रूव करेगा, आपने डीनेचुरेशन पीसीआर के टाइम पे पढ़ा होगा कि आप 72 डिग्री सेंटीग्रेड पे ले जाइए तो डबल स्टैंडर्ड डीएनए सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए में कन्वर्ट हो जाए, और फिर जैसे ही टेम्परेचर में आप रूम टेम्परेचर पे वापस आएगा, वो फिर से डबल स्टैंडर्ड बन जाएगा। और ये काम आप जितनी बार करना चाहें कर लीजिए,
डीएनए की प्रॉपर्टी नहीं चेंज होती अगर आप डीएनए को हाई टेम्परेचर पे लेके जाओ। तो डीनेचुरेशन भी इस बात को कंफर्म करता है कि डीएनए थर्मोस्टेबल होता है। ये दोनों पॉइंट्स इस चीज को कंफर्म करते हैं कि डीएनए इज स्टेबल ओवर आरएनए। और कैसा? स्ट्रक्चरली एंड केमिकली स्टेबल। दूसरा केस जो स्टेबिलिटी को प्रूव करेगा, अनदर केस इज, मैंने आपको राइबोज शुगर का स्ट्रक्चर बना के दिखाया था और एक डीऑक्सी राइबोज का भी बना के दिखाया। सो दिस इज प्रेजेंस ऑफ सेकंड कार्बन पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप इन राइबोज शुगर। अब अगर सेकंड कार्बन पे हाइड्रोक्सिल है, आपको अगर याद हो, मैं आपको दिखाता हूँ इस चीज। जैसे ये डीएनए का स्ट्रक्चर हमने कभी एक क्लास में बनाया था, मान लीजिए यहाँ से डीएनए की चेन बन गई। अब यहाँ पे देखोगे तो यहाँ तो एच आएगा एग्जैक्टली, यहाँ पे भी एच आएगा, इसका जो OH था वो डाई एस्टर बॉन्ड में चला गया, यहाँ पे एच आएगा और यहाँ पे मिसिंग है और ये एच है, ये सेकंड कार्बन था। यहाँ पे जो OH था वो नाइट्रोजनस बेस के साथ ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड में चला गया। तो इस पूरे कंपाउंड में अगर आप देखोगे तो कहीं पे भी हाइड्रोक्सिल नहीं है, ये जो OH है वो ऊपर के 5 फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड में इंगेज हो जाएगा। तो पूरे डीएनए में आप अगर देखोगे तो रिएक्टिविटी इन टर्म्स ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप कहीं नहीं है। एक्चुअली केवल सेकंड कार्बन ही इंगेज नहीं होता, फर्स्ट कार्बन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड में, थर्ड कार्बन फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड में, चौथे कार्बन पे OH होता नहीं, पांचवें कार्बन पे जो OH है वो अगेन फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड। तो 5 कार्बन पे जो 5 हाइड्रोक्सिल आप लेके चलते हो, उसमें से सेकंड कार्बन पे हाइड्रोक्सिल है नहीं, इसलिए ये रिएक्शन नहीं कर सकता, ये किसी के साथ रिएक्ट नहीं कर सकता, और रिएक्ट नहीं करेगा तो स्टेबिलिटी आ जाएगी। लेकिन अगर राइबोज शुगर लेते तो यहाँ पे OH बना होता और ये OH हमेशा फ्री रहेगा क्योंकि सेकंड कार्बन से कुछ ना जुड़ता है नहीं। तो आरएनए को अगर हम स्टेबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से कहें तो आरएनए में क्योंकि फ्री हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, अल्कोहल यहाँ पे फ्री है, तो उसके हिसाब से ये अल्कोहलिक रिएक्शंस को शो कर सकता है इन टर्म्स ऑफ केमिस्ट्री। तो आरएनए में क्योंकि सेकंड कार्बन पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, इसलिए आरएनए क्या होगा? अनस्टेबल होगा, क्योंकि आरएनए में राइबोज शुगर आ रही। डीएनए में क्योंकि डीऑक्सी राइबोज शुगर आती है, इसका मतलब है कि डीएनए जो है वो मोर स्टेबल हो गया। तो प्रेजेंस ऑफ OH ग्रुप इन राइबोज शुगर ये यहाँ पे नहीं है और यहाँ पे है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, मेक्स आरएनए लेस स्टेबल। लेस स्टेबल का मतलब है मोर रिएक्टिविटी, लेस स्टेबल या मोर रिएक्टिव। तो अगर हम स्टेबिलिटी की बात करें तो ये स्टेबल है और ये स्टेबल नहीं है ना। ये क्यों स्टेबल नहीं है? क्योंकि ये मोर रिएक्टिव है। ये स्टेबल क्यों है? क्योंकि ये लेस रिएक्टिव। आई बात समझ में कि सेकंड कार्बन का हाइड्रोक्सिल है एंड बिकॉज ऑफ दैट हमने माना कि आरएनए रिएक्टिव है, यानी स्टेबल कम है। यहाँ पे सेकंड पे हाइड्रोक्सिल नहीं है, इसका मतलब डीएनए लेस रिएक्टिव है, इट मींस कि वो मोर स्टेबल। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। डन? हटा दूं? थर्ड पॉइंट इसी में केमिकली स्ट्रक्चर स्टेबिलिटी के पॉइंट पे चलते हैं, एरो से दिया। थर्ड में क्या है? अगेन बैक टू बायोमोलिक्यूल्स। अगर आप थाइमीन और यूरेसिल को केमिकली देखोगे, थाइमीन को स्ट्रक्चर भी बना हुआ है, यूरेसिल का भी बना हुआ है, तो थाइमीन ज्यादा स्टेबल होता है इन टर्म्स ऑफ अमीन, और जो आप कीटोन ग्रुप बनाते हैं डबल बॉन्ड O, अगर आप उन दोनों को थाइमीन और यूरेसिल में चेक करोगे तो बिकॉज ऑफ दोज फंक्शनल ग्रुप थाइमीन जो है वो मोर स्टेबल कंपाउंड है एज कंपेयर टू
यूरेसिल, और थाइमीन कहाँ होता है डीएनए में, यूरेसिल कहाँ होता है आरएनए। सो यहाँ पे डीएनए के लिए मैं लिख रहा हूँ डीएनए मोर स्टेबल है। क्यों? क्योंकि प्रेजेंस, PRESENC, प्रेजेंस ऑफ थाइमीन की वजह से। और आरएनए जो है वो लेस स्टेबल है बिकॉज ऑफ यूरेसिल। और ये दोनों की केमिस्ट्री बायोमॉलिक्यूल से आप ले सकते हो। थाइमीन और यूरेसिल का स्ट्रक्चर देखोगे तो थाइमीन होने की वजह से, क्योंकि बाकी के 3 नाइट्रोजनस बेस तो कॉमन है, एडेनिन, ग्वानिन और साइटोसिन तो दोनों में है। अब बचा थाइमीन और यूरेसिल। उन दोनों में देखोगे तो थाइमीन का स्ट्रक्चर स्टेबल है इन टर्म्स ऑफ केमिस्ट्री एज कंपेयर टू यूरेसिल। चौथा पॉइंट आगे हम इसी चैप्टर में पढ़ेंगे, ऑटो कैटालिटिक नेचर होता है। ऑटो कैटालिटिक का मतलब है, कैटालिसिस का मतलब एंजाइम्स जैसे होते हैं। एंजाइम क्या होते हैं? एंजाइमेटिक नेचर की बात। एंजाइम्स आर बायो कैटालिस्ट, एंजाइम रिएक्शन को कैटालाइज कर लेते हैं। तो डीएनए में ऑटो कैटालिटिक नेचर नहीं होता, लेकिन आरएनए में ऑटो कैटालिटिक नेचर होता है। आरएनए एक्ट एज एंजाइम। इसी चैप्टर में आगे आप पढ़ोगे आरएनए एंजाइम के तरीके से भी काम करते हैं। क्या कहते हैं इन्हें? राइबोजाइम। राइबो वर्ड आरएनए से लिया गया, राइबोजाइम, ZYME। राइबोजाइम का मतलब आरएनए एज एन एंजाइम। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया मान लिया गया कि अगर आप 2 काम करते हो तो आप में अनस्टेबिलिटी है। आपको खुद ही नहीं पता कि करना क्या है, जेनेटिक मटेरियल के तरीके से कैरेक्टर्स को कैरी करना है, या बीइंग एन एंजाइम किसी मेटाबॉलिक प्रोसेस को आपको कैटालाइज या स्पीड अप करना। ऑल्दो आप ये दोनों काम कर सकते हो, लेकिन सामने वाले के लिए होगा ये कि आप में स्टेबिलिटी नहीं है, आपको खुद ही नहीं पता कि आप दोनों में से किस एक काम के लिए स्पेसिफाई हो। तो एक से ज्यादा काम अगर आपको आता है तो वो स्टेबिलिटी नहीं कहलाती। डीएनए को और कोई काम नेचर ने नहीं दिया सिवाय एक्सप्रेशन ऑफ कैरेक्टर, इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर इन टर्म्स ऑफ मेंडेलियन प्रॉपर्टीज। तो डीएनए स्टेबल इसी सेंस में बन गया कि वो कोई और काम नहीं करता, है ना। डीएनए रेयर से रेयर केस में भी ना तो एंजाइम का काम करेगा, ना ही कोई न्यूट्रिशन देगा, कुछ नहीं होगा। डीएनए केवल और केवल इनहेरिटेंस का काम करता। आरएनए इनहेरिटेंस के साथ साथ एंजाइम का भी काम कर रहा है जो उसको अनस्टेबल बना रहा है। तो अगर हम ये 4 पॉइंट हमने थर्ड के रेफरेंस में लिखे कि अगर डीएनए और आरएनए को केमिकली और स्ट्रक्चरेबिलिटी, स्टेबिलिटी की बात करें तो उस बेसिस पे ओवरऑल क्या कंक्लूड किया कि डीएनए ज्यादा स्टेबल है एज कंपेयर टू आरएनए। फिर आता है चौथा पॉइंट। पहला था रेप्लिकेशन, दूसरा एक्सप्रेशन, तीसरा था स्टेबिलिटी इन टर्म्स ऑफ केमिस्ट्री एंड स्ट्रक्चर। नाउ फोर्थ इज एवोल्यूशन में वेरिएशन चाहिए। जो रिकॉम्बिनेशन से आ रहे हैं वो तो आ ही रहे हैं, बट नई स्पीशीज के बनने में म्यूटेशन का भी रोल है। तो हमें म्यूटेशंस भी जरूरी है। म्यूटेशन की पावर जेनेटिक मटेरियल में होनी चाहिए। शुड प्रोवाइड, फोर्थ पॉइंट क्या है? द स्कोप फॉर स्लो चेंजेस, बहुत ज्यादा नहीं, धीरे धीरे, जिनको आप म्यूटेशन कहते हैं, एंड दे आर रिक्वायर्ड फॉर एवोल्यूशन। हमें म्यूटेशन चाहिए, स्लो चेंजेस, है ना। अब म्यूटेशन की अगर हम बात करें तो ये डीएनए में भी प्रेजेंट है और आरएनए में भी होता है, दोनों में म्यूटेशन होता है। तो डीएनए और आरएनए दोनों म्यूटेट करते हैं, बट डिफरेंस है, डीएनए क्योंकि स्टेबल है इसलिए वो म्यूटेशन स्लो रेट से करता है, कम होता है। आरएनए क्योंकि रिएक्टिव ज्यादा है इसलिए म्यूटेशन ज्यादा होता है। म्यूटेशन ज्यादा हो गया तो भी प्रॉब्लम है, क्योंकि म्यूटेशन ज्यादा होगा तो लीथल होगा,
पर लीथल कैरेक्टर्स आपने पढ़ा है, नॉन मेंडेलियन में आते हैं क्योंकि वो इनहेरिट नहीं होते, और हमें इनहेरिट करने वाला म्यूटेशन चाहिए। हम ऐसा म्यूटेशन चाहते हैं जिससे इनहेरिटेंस हो। जैसे रिसेसिव कैरेक्टर कैसे बना था, म्यूटेशन से बना, और रिसेसिव कैरेक्टर हमें चाहिए। ऐसा नहीं है कि म्यूटेशन इतना ज्यादा कर दो कि पॉपुलेशन ही खत्म हो जाए। नेचर हमेशा चेंज को एक्सेप्ट करती है ना, और वो चेंज कैसा होना चाहिए, स्लो चेंजेस होने चाहिए। अगर चेंजेस बहुत ज्यादा हो रहे हैं, है ना, नेचर को क्या चाहिए, चेंजेस चाहिए, एबनॉर्मेलिटीज नहीं चाहिए। अगर एबनॉर्मेलिटीज आ जाएंगी तो फिर वो एक्सेप्ट नहीं होगा, है ना। एक प्लांट की हाइट कम थी, आपने थोड़ा सा हाइट ज्यादा कर दी, दैट्स गुड। आप कहेंगे प्लांट की हाइट को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टॉल कर दूं, तो वो सर्वाइव ही नहीं करेगा, मर जाएगा। मर जाएगा तो करेक्टर को ट्रांसफर कैसे करेगा। हमें तो इनहेरिटेंस की स्टडी करनी थी, और उसके लिए ट्रांसफर होना जरूरी है, नेक्स्ट जनरेशन में जाना जरूरी है। तो म्यूटेशन करते तो दोनों हैं, लेकिन डीएनए में स्लो रेट से होता है ना। मैं यहाँ लिखता हूँ, बीइंग स्टेबल, डीएनए म्यूटेट्स एट स्लोअर रेट, धीरे धीरे। और यहाँ क्या आएगा, बीइंग अनस्टेबल, आरएनए म्यूटेट्स एट फास्टर रेट। इसीलिए वायरस के स्ट्रेन बदलते हैं। जैसा आप वायरसेस में देखते हैं, कोविड ही ले लो, जल्दी जल्दी म्यूटेट हो रहा है, क्यों, क्योंकि आरएनए है, अनस्टेबल है। अगर डीएनए होता तो एक बार म्यूटेट होता, और एक बार म्यूटेट होता तो या तो डेडली ही बन जाता है, या फिर हम उसे क्योर कर लेते। दोनों ऑप्शन थे, या तो हम उसके अगेंस्ट में वैक्सीन बना के इजी हैंडल कर लेते, या फिर वो डेडली हो जाता और हम कुछ नहीं कर सकते। बट यहाँ केस क्या है, डेडली तो वायरस होते ही हैं, वो तो यहाँ पे भी है आरएनए वाले वायरस, बट क्योंकि वो जल्दी जल्दी म्यूटेट हो रहा है, हमें खुद ही नहीं समझ में आ रहा कि हम किस स्ट्रेन की वैक्सीन बनाएं। क्योंकि वैक्सीनेशन में जो वैक्सीन बनती है वो बनती है आउटर कोट यानी कैप्सिड के अकॉर्डिंगली, और कैप्सिड यानी प्रोटीन के अकॉर्डिंगली, और प्रोटीन बनती है डीएनए से। अगर बार बार वायरस का डीएनए बदलेगा तो बार बार नई नई प्रोटीन्स बनेंगी। अब हर नई प्रोटीन का वैक्सीन तो ना बनाया जा सकता है। पता चला जब तक एक की वैक्सीन बनी तब तक 10 और म्यूटेंट बन के तैयार हो गए। अब जब तक अपन 10 की वैक्सीन की तैयारी करोगे तब तक 100 और म्यूटेंट बन के तैयार हो जाएंगे। तो दैट इज ऑल्सो द रीजन कि हम आरएनए वायरसेस जो है वो, मोस्ट ऑफ द डेडली वायरस अगर आप देखोगे तो दे आर आरएनए वायरस, बिकॉज उसका रीजन यही है कि दे म्यूटेट एट वेरी फास्ट रेट। और अगर वो म्यूटेट करते जाएंगे तो एवरी टाइम उनका प्रोटीन कोड चेंज होता जाएगा, और जब तक प्रोटीन कोड चेंज होता जाएगा हम कुछ नहीं कर सकते। जब तक वायरस स्टेबल नहीं होगा आप लड़ोगे कैसे उससे, है ना। वो रुक ही नहीं रहा, वो तो बार बार अपने चेंजेस, अपने वेपन्स को चेंज करता जा रहा है, तो आप कैसे उससे लड़ सकते हो। इन सारे कंक्लूजन से अगर हम देखें तो आपको समझ में आ ही गया कि डीएनए एक प्रिफर्ड जेनेटिक मटेरियल है ओवर आरएनए। ये सबका कंक्लूजन, हमारा टॉपिक यही था, प्रॉपर्टीज ऑफ डीएनए आरएनए, है। तो बीइंग मोर स्टेबल, सिंपल रीजन ये, क्योंकि रेप्लिकेशन, एक्सप्रेशन, म्यूटेशन, ये तीनों चीजें कॉमन है, बट स्टेबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से डीएनए को वेटेज मिलती है। बीइंग मोर स्टेबल, डीएनए इज प्रिफर्ड जेनेटिक मटेरियल ओवर आरएनए। हमारा कंपैरिजन था आरएनए से, तो आरएनए से ज्यादा प्रिफर्ड क्या है, डीएनए। हालांकि यहाँ ये बात नहीं हो रही कि आरएनए जेनेटिक मटेरियल कहीं होता ही नहीं है, आरएनए होता है वायरस में। हाँ, वायरस के अलावा आरएनए कहीं भी जेनेटिक मटेरियल नहीं। आरएनए है, जेनेटिक मटेरियल नहीं है। हमारी बॉडी में भी आरएनए, एमआरएनए, टीआरएनए, आरआरएनए, देयर आर सो मेनी, तीन तो आप पढ़ोगे, तीन के अलावा चार और भी। बट इंपॉर्टेंट है कि दे ऑल आर नॉन जेनेटिक आर, वो जेनेटिक मटेरियल के तरीके से बिहेव नहीं करते, वो बाकी काम करते।
क्लियर? So this is about properties of genetic material DNA versus RNA. इसके बाद एक छोटा सा पैराग्राफ दिया है कि आरएनए का भी वर्ड एग्जिस्ट करता है, लेकिन वो केवल वायरस की केस। लिख देता हूँ ये लाइन, छोटा सा पैराग्राफ दिया हुआ है नेक्स्ट हेडिंग आपकी बुक में, आरएनए वर्ड करके। आरएनए वर्ड तीन पॉइंट्स हैं, याद रखना है। आरएनए वाज द फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल जो अर्थ पे आया इवोल्यूशन की थ्योरी के हिसाब से। एक तो ये याद रखना है कि डीएनए आरएनए में अर्थ पे पहले क्या बना, आरएनए। सर बीच बीच में ब्लर हो रहा है। बीच बीच में ब्लड हो रहा है, क्यों भाई? ये भी स्टेबल नहीं हुआ। अभी भी आ रहा है क्या ब्लड? नहीं सर अब ठीक है। हो सकता है कुछ लिखने में सेटिंग्स। सर थोड़ी थोड़ी सी सीट कट रही है सर साइडों में से। अभी देखता हूँ बेटा क्यों कट रही है, मैं थोड़ा मार्जिन लेके छोड़ दूँ। चलो आरएनए वर्ड हेडिंग है, मैं राइट साइड में लिखता हूँ, लेफ्ट को मार्जिन में छोड़। अब कटेगी नहीं शीट। तो बाकी फिर नहीं तो मैं ब्रेक के बाद देखता हूँ कि ये क्यों ब्लर हो रहा है। तो पहला पॉइंट तो ये कि आरएनए जेनेटिक मटेरियल, डीएनए और आरएनए को कंपेयर करोगे तो अर्थ पे पहले आरएनए आएगा। हालांकि आरएनए मोस्टली कैसा होता है, सेकंड पॉइंट है, आरएनए मोस्टली वर्क एज नॉन जेनेटिक, मतलब जेनेटिक प्रॉपर्टी के तरीके से आरएनए वर्क नहीं करता। नॉन जेनेटिक आरएनए, नॉन जेनेटिक आरएनए में आप सारे आरएनए पढ़ते हो, लाइक आपके पास ट्रांसफर आरएनए है, आपके पास मैसेंजर आरएनए है, आपके पास राइबोसोमल आरएनए है, आपके पास कैटालिटिक आरएनए है, राइबोजाइम जो ऊपर लिखा है, एटसेट्रा। नॉन जेनेटिक आरएनए हमारी अलग से हेडिंग होगी, है ना? कल वाली क्लास अगर होगी तो उसके हिसाब से हम नॉन जेनेटिक आरएनए बाद में अलग से भी पढ़ेंगे। अभी सिर्फ एक लाइन याद रखिए, इन सब के बारे में जो भी है दो दो तीन तीन लाइंस वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। टीआरएनए, एमआरएनए, आरएनए, कैटालिटिक आरएनए और भी बहुत सारे। आरएनए जेनेटिक फॉर्म में कहाँ एग्जिस्ट करता है, उस पॉइंट पे आते हैं। जो जेनेटिक आरएनए है, आरएनए एज ए जेनेटिक मटेरियल, वो केवल वायरसेस में, दिस इज ओनली इन वायरस। ये केवल वायरस में। कौन कौन से वायरस में है, वैसे तो आपको पढ़ा ही चुका हूँ, टीएमवी टोबैको मोज़ेक वायरस में था, एचआईवी, ये दो नाम आपको मैंने 11th में पढ़ाए, टोबैको मोज़ेक वायरस और एचआईवी जो वायरस है एड्स का, दोनों ही रेट्रो वायरसेस हैं। रेट्रो वायरस या राइबो वायरस आरएनए कंटेनिंग वायरस है। इसके अलावा एक नाम जो आपको यहाँ पे याद रखना है, दैट इज क्यूबी बैक्टीरियोफेज, ये एनसीईआरटी में यहाँ पे दिया है। एक और बैक्टीरियोफेज जो आपके सामने है, आपने अभी तक लैम्डा बैक्टीरियोफेज पढ़ा है, T2 बैक्टीरियोफेज पढ़ा है, अब आपके 5x174 11th में पढ़ाया था बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। चौथा बैक्टीरियोफेज आपके सामने दिया है क्यूबी बैक्टीरियोफेज, ये भी एक आरएनए कंटेनिंग बैक्टीरियोफेज। हमने डीएनए क्या है ये पढ़ा इन टर्म्स ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी स्ट्रक्चर, फिर डीएनए की पैकेजिंग करके क्रोमोसोम यूकैरियोट्स में कैसे बनते हैं उसका आइडिया लिया। डीएनए जेनेटिक मटेरियल है, इसके कुछ एविडेंसेस थे जिनको एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया गया बाय ट्रांसफॉर्मेशन एंड बैक्टीरियोफेज मल्टीप्लिकेशन एक्सपेरिमेंट्स। डीएनए और आरएनए की क्या प्रॉपर्टीज हैं जिनके बेस पे हम डीएनए को जेनेटिक मटेरियल प्रेफर मान करते हैं वो,
और आरएनए का भी वर्ड एग्जिस्ट करता है, हालांकि बहुत छोटा वर्ड है आरएनए का, लिमिटेड टू वायरस एज ए जेनेटिक मटेरियल। इन टर्म्स ऑफ नॉन जेनेटिक, आरएनए हर जगह प्रेजेंट है, बैक्टीरिया से लेके हायर ऑर्गेनिज्म तक सब्जेक्ट। ये सब हमने कंप्लीट कर। अब हमें पढ़ना है डीएनए रेप्लिकेशन। नेक्स्ट टॉपिक क्या आएगा, मतलब इसी चैप्टर में जो मेन डिटेल है ना वो आपकी यही है, शुड एबल टू रेप्लिकेट एंड शुड एबल टू एक्सप्रेस। तो आपको आरएनए का तो कुछ नहीं पढ़ना, डीएनए का ही पढ़ना है। तो डीएनए का रेप्लिकेशन पढ़ेंगे, फिर डीएनए का एक्सप्रेशन पढ़ेंगे। डीएनए का एक्सप्रेशन होता है एमआरएनए के थ्रू। तो ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन टॉपिक्स आ जाएंगे। ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन के बीच में जेनेटिक कोड भी आएगा। तो नेक्स्ट जो टॉपिक हमारे इंपॉर्टेंट है वो यही है, रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, जेनेटिक कोड, ट्रांसलेशन। फिर आएगा रेगुलेशन और लास्ट में ह्यूमन जीनोम और डीएनए फिंगर। मतलब चैप्टर में जो बल्क ऑफ द टॉपिक्स हैं वो ये। सर पेपर थोड़ा सा ऊपर करना, थोड़ा सा और सा। इसका मार्जिन अगर कट रहा है तो मैं जब नोट्स भेजूंगा ना तो एक बार आप चेक कर लीजिएगा थोड़ा सा, तो मुझे भी लग रहा है कि मार्जिन बाहर जा। डन सर। सो डीएनए रेप्लिकेशन पढ़ना है, फिर इसके बाद ही पढ़ लेते हैं फिर बीच, क्योंकि रेप्लिकेशन काफी बड़ा है और ये एक साथ ही खत्म करना है। मैं 10 मिनट्स के बाद ही आपको ज्वाइन करूंगा। तो है ना? थोड़ा सा 15 ऊपर मिनट। शिफ्ट करना, ये लो बेटा, आप वेट करो। सॉरी नीचे नीचे। हो गया सर। So next is DNA replication after 10 minutes. ओके सर।